जी, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागेलू। आप ये गाना महाराष्ट्र में नहीं गा सकते हैं जी, क्योंकि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो सिर्फ मराठी बोलना पड़ेगा। आप यहीं से हैं, महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? रमेश गांडतोंडे। अच्छा, तो मतलब ये प्रॉपर आप महाराष्ट्र के ही रहने वाले हैं? मेतलाचा ऐसा है। अच्छा, यहीं के हैं। मैं इधर ही रहता सर। लेकिन यार लग नहीं रहा देखने से। मी मराठी है सर। बिहारी लग रहे हो यार देखने से। नहीं सर। पक्का यहीं के हो? मी मराठी। हम महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछे, बता दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। महाराष्ट्र न्यू ईयर? गुड़ी पाड़वा। महाराष्ट्र का एक फेमस डिश? पूर्णपोळी। बहिया में लेके सैया? मारे लका चक्कर। अरे धरा गया धरा गया धरा गया धरा गया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ली एक इल्यूजन में फंस जाता है जो कि बल्डीमन ने बनाया था। इस इल्यूजन में पांचों लड़कियां ली को इस तरह से पकड़ रखी थी कि वह बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। इस दौरान ये पांचों लड़कियां उसे बुरी तरह से परेशान कर रही थीं और ली यही सोच रहा था, हाँ चिंगसू, सोर्डेप्रेस और सियारिन को तो समझ सकता हूँ, लेकिन इस इल्यूजन में मिंग और सियाओ मिंग क्या कर रहे हैं? आखिरकार मुझे इन्हें देखे हुए 2 साल हो गए हैं। ली के इन विचारों के दौरान सोर्डेप्रेस उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, हस्बैंड, क्यों ना कहीं और जाकर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए। ये सुनकर सियामिंग ली को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, वो तुम्हारे साथ क्यों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा जबकि वो यहाँ पर मेरा यंग मास्टर है। आज रात मेरे साथ रहने का वादा किया था उसने। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। पांचों लड़कियां ली को एक कपड़े की तरह खींचने में लगी थीं, ये कहते हुए कि आज रात का क्वालिटी टाइम वह उनके साथ स्पेंड करेंगे। उनकी ये हरकतें देखकर ली को समझ में आ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह अपनी पूरी जिंदगी कब्र में ही बिता देगा। इस पर ली गुस्से में कहता है, क्या तुम लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद नहीं करोगे? वैसे भी मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूँ। उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर ली पिघल जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, अरे लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा ही चोट पहुंचा दी। लेकिन जैसा कि ली पिछले जन्म का रह चुका है, ये ट्रिक उस पर ज्यादा देर तक काम नहीं करती। अगले ही पल वह गुस्से में उन्हें देखता है और कहता है, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, ये सारी लड़कियां तो असलियत में सिर्फ एक इल्यूजन है, एक हाई लेवल इल्यूजन, और मुझे इनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए ली अपनी ताकत से हमला करता है और उन सभी को खदेड़ते हुए कहता है, निकल जाओ मेरे सपने से। ली के इतना करने से न सिर्फ वह लड़कियां बल्कि पूरा सपना भी टूट जाता है। अब ली को उठने में थोड़ी देर लगेगी, जबकि दूसरी ओर हाइंग को बल्ड कल्ट के एक शख्स ने बुरी तरह हरा दिया था। उस शख्स को बल्ड डीमन इन्फॉर्म करता हुआ कहता है, जो सॉर्ड एम्प्रेस है वह पहले ही गुफा में पहुंच चुकी है। फिलहाल उसे इल्यूजन के जरिए कंट्रोल किया गया है, लेकिन ज्यादा देर तक उसे वहीं स्थिर नहीं रखा जा सकेगा। यह सुनकर वह शख्स हाइंग से कहता है, तुम हेवनली बॉडी वाले शख्स हो, तुम बहुत लकी हो कि आज तुम मरते मरते बचे हो। हाइंग बार बार उठने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है क्योंकि वह बहुत थकी हुई थी। इस दौरान हाइंग यही सोच रही थी, ब्लड कल्ट का वह बास्टर्ड आखिर मुझे मारे बिना यहाँ से क्यों चला गया। फिर वह थोड़ी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश करती है, सोचते हुए कि उसे ये सब बताना होगा, लेकिन उसकी बॉडी और हिम्मत दोनों ने जवाब दे दिया। हाइंग अपने मन में सोच रही थी, उसके एक अटैक से मुझे इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो सकता है। आखिरकार वह गिरकर बेहोश होने लगती है और सोचती है, मुझे अपने मास्टर से ये सब बताना होगा। इस दौरान हाइंग के मास्टर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचते हैं हाइंग पहले ही बेहोश हो चुकी थी। तो सीन अब गुफा की ओर सेट होता है, जहां हम देखते हैं कि ली और सोर्डेप्रेस दोनों को ही एक इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर फंसा दिया गया था। ली इस फॉर्मेशन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो उठते ही थोड़ा चौंकते हुए कहता है, सच में ये बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन थी। मगर जैसे ही वो चारों तरफ देखता है, उसे ये जानकर हैरानी होती है कि सोर्डेप्रेस अभी तक उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ पाई हैं। अब ये बात ली को अंदर से थोड़ा खटका देती है, क्योंकि सोर्डेप्रेस उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अभी तक उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल पाई। ली फौरन उनके पास दौड़ता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है और सोचता है, बल्ड कल्ट की ये फॉर्मेशन वाकई में बहुत हाई लेवल की है। अगर सोर्डेप्रेस जैसी पावरफुल फाइटर भी इससे नहीं निकल पाई तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मुझे सीपीआर देना चाहिए? लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो मेरी तो बहुत ही गंदी हालत हो जाएगी। फिर खुद को रोकते हुए कहता है, नहीं, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी के ट्रांसफर के लिए स्पिरिट एलिक्सर का यूज कर लेता हूँ। दुर्घटना से देर भली, और क्या पता इसका कुछ कॉम्पनसेशन भी मिल जाए। ली बहुत सारी उम्मीदों के साथ वो एलेक्सर निकालता है और सोर्डेप्रेस को पिलाने लगता है, और जैसे ही वो उन्हें एलेक्सर पिला रहा होता है, उसे नोटिस होता है कि सोर्डेप्रेस के गाल धीरे धीरे लाल पड़ने लगे हैं। ली मन ही मन थोड़ा ब्लश करते हुए सोचता है, लगता है ये बल्श कर रही हैं, और अगर मेरा सपना इतना डेंजरस था तो सोर्डेप्रेस का सपना तो
और भी ज्यादा बवाल होगा। और तभी ली अपनी आंखें झट से बंद कर लेता है और शर्माते हुए सोचता है, सपने से ज्यादा तो ये रियलिटी ही डेंजरस है। फाइनली ली वो 3rd ग्रेड एलेक्जर सॉर्ट एप्रेस को खिला देता है, और जैसे ही वो एलेक्जर उनके गले के नीचे उतरता है, सॉर्ट एप्रेस की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वो होश में आ जाती हैं। अब जैसे ही सॉर्ट एप्रेस को होश आता है, उनका सिर थोड़ा चकरा रहा होता है। ली फौरन कहता है, आप ब्लड कल्ट की इल्यूजन में फंस चुकी थी और आपको बचाने के लिए मैंने अपना एक बहुत ही कीमती एलेक्जर यूज किया है। यह सुनते ही सॉर्ट एप्रेस हैरानी से पूछती हैं, लेकिन तुम खुद इस इल्यूजन से कैसे बाहर आ गए? ली थोड़ा घबराते हुए जवाब देता है, कुछ लूप होल्स थे, उन्हें पकड़ लिया। तभी सॉर्ट एप्रेस ली की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मेरी वजह से तुम भी इसमें फंस गए, अब मुझे इन सारी चीजों को खत्म करना ही होगा। फिर वो चारों तरफ सूंघते हुए कहती हैं, यहाँ ब्लड की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ली थोड़ा गंभीर होकर जवाब देता है, और क्या लगता है कि इसका मास्टरमाइंड अब हमारे सामने आने ही वाला है। ली की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी दोनों एक हलचल नोटिस करते हैं और सामने दिखती हैं वो 2 लड़कियां जो पहले से गुम थीं। ली और सॉर्ट एप्रेस दोनों फौरन उनकी तरफ दौड़ते हैं। सॉर्ट एप्रेस दौड़ते हुए सोबिन को देखकर कहती हैं, लगता है इसे सिर्फ थोड़ी बहुत इंटरनल इंजरी आई है, बाकी सब ठीक लग रहा है। वहीं ली सिरारिन को चेक करते हुए कहता है, इसके शरीर पर भी थोड़े बहुत निशान हैं, लगता है ब्लड कल्ट वाले इसे किसी रिचुअल के लिए यूज करने वाले थे। और जब ली ये सब कह रहा होता है, तभी धीरे धीरे सोबिन की भी आंखें खुल जाती हैं। सॉर्ट एप्रेस तुरंत पूछती हैं, सोबिन क्या तुम ठीक हो? फिर एकदम संजीदा होकर सवाल करती हैं, और ये बताओ तुम्हें मेरी सीक्रेट केव के बारे में कैसे पता चला और तुम सेन को यहाँ क्यों लेकर आई? सोबिन थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी। वो हैरानी से पूछती हैं, आप किस बारे में बात कर रही हैं और मैं यहाँ किसी को क्यों लेकर आऊंगी? फिर थोड़ी देर सोचती हैं और कहती हैं, मुझे मार्ला टूर्नामेंट के बाद की कोई भी बात याद नहीं है। तो जैसा कि हम देख पाते हैं, ली जब लीसबिन की बात सुनता है तो उसके मन में तुरंत एक ख्याल आता, ये तो बिल्कुल उसी लड़की की तरह है जिसे मैंने पहले रेस्क्यू किया था। और इसी सोच के साथ वह डिसाइड करता है कि अब इन सब चीज़ों के बारे में सॉर्ट एप्रेस को बताना ज़रूरी है। जहां वह सॉर्ट एप्रेस से कहता है, जब मैं यहाँ पर हो रही चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब मुझे एक अजीब सी बात पता चली। यहाँ के जो डिसाइपल्स हैं वे अक्सर किसी अनजानी जगह की तरफ जाते दिखे, और जब मैंने उनका पीछा किया तब मैं एक गुफा तक पहुंचा। उस गुफा में एक तालाब था लाल रंग का, और वहां मैंने देखा कि आपके ही डिसाइपल्स उस लाल पानी को बहुत अजीब तरीके से पी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पानी में कोई नशा हो, और सच कहूं तो वो पानी गांजे से भी ज्यादा नशीला था। उसे पीने के बाद वो लोग अपना होश तक खो बैठे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई और उन्हें कंट्रोल कर रहा हो। और सच्चाई यही है, उन्हें कोई और कंट्रोल कर रहा था। मुझे तो लगता है कि या तो किसी डेमोन ने या फिर ब्लड कल्ट के किसी पर्सन ने ये सब किया है। यह सुनते ही सॉर्ट एप्रेस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से में कहती है, आखिर उन ब्लड कल्ट के कीड़ों की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उधर सिरारिन भी अब तक बेहोशी की हालत में आ चुकी थी, जिसे देखकर ली सॉर्ट एप्रेस से कहता है, हमें सबसे पहले इन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे लोग वहां से निकलने लगते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतनी जल्दी कहाँ चल दी है? ये आवाज थी ब्लड कल्ट के ही एक मेंबर की। वह सामने आकर कहता है, तो तुमने मेरा इल्यूजन इतनी जल्दी तोड़ डाला, अब शायद मुझे ही तुम्हें रोकना पड़ेगा। सॉर्ट एप्रेस उसे घूरते हुए पूछती हैं, क्या तुम ब्लड कल्ट से हो? इस दौरान ली टेलीपैथी के जरिए सॉर्ट एप्रेस से कहता है, हमें यहाँ से लैंड के बजाय तुरंत निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल हम लोग डिसएडवांटेज में हैं। सॉर्ट एप्रेस भी इस बात से सहमत हो जाती हैं, लेकिन उस ब्लड कल्ट मेंबर की मुस्कान और खतरनाक हो जाती है। वो कहता है, तो तुम लोग यहाँ से भागने की सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा भी पाओगे? फिलहाल के लिए तो ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जा सकता। और उसी वक्त वो दूसरा ब्लड कल्ट मेंबर भी आ पहुंचता है, जो पहले हाइंग से लड़ रहा था। उसके चेहरे पर शिकारी सी मुस्कान थी। वह कहता है, तुम्हें रोकने के लिए मैंने हेवनली बॉडी वाले शख्स को मारने का मौका छोड़ दिया। यह सुनते ही ली समझ जाता है कि हाइंग सच में मुसीबत में थी, लेकिन अब शायद वो बच चुकी है। और हाँ, यह आदमी उसी की बात कर रहा है। इसके बाद स्कारफेस वाला वो शख्स अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और ढेर सारे ज़ॉम्बीज को समन कर देता है। वो ज़ॉम्बीज अब चारों तरफ से ली और सॉर्ट एप्रेस को घेर लेते हैं। ली उन्हें देखकर चौंक जाता है, इतनी बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज। सॉर्ट एप्रेस फौरन कहती हैं, मैं इन्हें रोके रखती हूँ, तुम बाकी लोगों को लेकर निकलो। लेकिन ली का प्लान कुछ और था। वो लीसबिन से कहता है, तुम्हारी हालत थोड़ी बेहतर लग रही है, तो अभी के लिए सिरारिन को लेकर तुम निकलो, मैं ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता हूँ। और हाँ, याद रहे, गलती से भी उस पानी का नशा फिर से मत करने लगना। इसके बाद ली अपने सामने खड़े ब्लड ज़ॉम्बी को देखता है और सोचता है, मेरी मौजूदा मार्शल आर्ट के हिसाब से मैं इनसे सीधा नहीं लड़ सकता। इसलिए वह खुद के हाथ पर एक कट मारता है ताकि उसका खून बहने लगे।
और उसी खून की स्मेल को यूज करते हुए जॉम्बीज का ध्यान दूसरी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ली अपनी मूवमेंट टेक्निक में पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। इधर सोबिन उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मुझे जल्दी करनी होगी क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगती है तभी स्कार फेस वाला वही पर्सन सामने आ जाता है। एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए कहता है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम करेंगी? सोबिन हैरान रह जाती है, इतनी जल्दी ये यहाँ कैसे पहुंच गया? लेकिन उससे भी तेज स्वॉर्ड एम्प्रेस वहां पहुंच जाती हैं और डायरेक्ट उसका हाथ काट देती हैं। वह अपनी तलवार को उसकी तरफ घुमाते हुए कहती हैं, मेरे डिसाइपल्स को छूने की हिम्मत भी मत करना। और उस पल स्वॉर्ड एम्प्रेस एकदम बवाल लग रही थी। वह अपनी पावर रिलीज करते हुए कहती है, अब मैं तुम्हें ऐसा पछताने पर मजबूर करूंगी कि तुम खुद सोचो तुमने हमारे सेक्ट से पंगा ही क्यों लिया। जिस पर वह बेल्ट कल्ट पर्सन हंसते हुए जवाब देता है, हमने इतना कुछ कर लिया और तुम्हें अभी जाकर समझ आया? तुमसे यही उम्मीद थी। लड़ना आता है पर सोचने की ताकत नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सामने वाला बंदा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि लो रैंक वाले लोगों से भी नीचे है, और ऐसे बंदे को हराने से अच्छा है कि मैं तुम्हें हराऊं। ये बात शॉर्ट एम्प्रेस कैसे कहती है, पूरी ठंडक और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन उस बंदे की हिम्मत देखो, एक हाथ खाने के बाद भी वो अब भी बड़े बड़े सपने देखने से बाज नहीं आ रहा। वो अपने हाथ में अजीब सी एनर्जी चार्ज करते हुए बोलता है, मेरी बेल्ट आर्ट के लिए इतना बर्ड कोई नुकसान नहीं, लेकिन अभी जो असली लड़ाई है वो शुरू होने वाली है। और जैसे ही उसने ये कहा, ब्लड जॉम्बीज के अंदर कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। उनके मूवमेंट्स पहले से ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अब वो शख्स उन्हें कमांड करता है, स्वॉर्ड एम्प्रेस पर अटैक करो, और वो जॉम्बीज एक साथ तेजी से स्वॉर्ड एम्प्रेस की तरफ भागते हैं। स्वॉर्ड एम्प्रेस उन्हें देखकर कहती हैं, क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी जानते हो या बस यही एक ट्रिक है? और फिर जैसे ही वो जॉम्बीज उसके पास पहुंचते हैं, एक झटके में स्वॉर्ड एम्प्रेस उन्हें वन शॉट कर देती हैं। उनकी हर मूवमेंट में एक शिद्दत है, एक क्रूरता, लेकिन शांति के साथ। ली सारा नज़ारा देख रहा होता है। वो खुद से कहता है, लगता है ये पहले से और ज्यादा ताकतवर हो चुकी हैं, ब्लड कल्ट के उन बेकार लोगों से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन पता नहीं क्यों तभी ली आगे बढ़कर शॉर्ट एम्प्रेस को रोकने की कोशिश करता है। शॉर्ट एम्प्रेस, ली कहता है, आप अपनी स्ट्रेंथ बचाइए, फिलहाल मैं इन जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। शॉर्ट एम्प्रेस उसकी बात मान लेती हैं। अब ली का प्लान क्लियर होता है। वो उन जॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करना चाहता है ताकि स्वॉर्ड एम्प्रेस उन्हें एक ही झटके में खत्म कर सके, और इसके लिए वो फिर से अपने जख्मी हुए हाथ का ब्लड यूज करता है उन जॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। ली उन्हें धीरे धीरे एक झुंड में खींच लाता है, और जैसे ही वो सभी पास आ जाते हैं वो इशारा करता है। स्वॉर्ड एम्प्रेस अपनी शॉर्ट टेक्निक का यूज करती हैं और अगले ही पल सब खत्म। ली थम्स अप करता है, मुस्कुराते हुए बोलता है, स्वॉर्ड एम्प्रेस आप तो कमाल की हैं। स्वॉर्ड एम्प्रेस कहती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे जैसे मैं इस गुफा की गहराई में जा रही हूँ मुझे लग रहा है मेरा शरीर और ज्यादा हल्का होता जा रहा है। ली सोच में पड़ जाता है, क्या ये यहाँ की लेगसी की वजह से है जो अपने डिसेंडेंट को बुला रही है? तभी थॉम्स बोलती है, शायद, क्योंकि ये जगह हमारे हानसंग सेक्टर की सबसे पवित्र जगहों में से एक है, और जो भी इसे गंदा करने आएगा हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान स्कारफेस वाला वो पर्सन पीछे से कहता है, वाह शॉर्ट एम्प्रेस, मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास भी तैयार कर रखा है। शॉर्ट एम्प्रेस उसकी बात का जवाब देती हैं, एक अपंग इंसान के लिए इतना बड़ा सपना देखना बहुत बड़ी बात है, अगली बार मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। वो पर्सन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपने हाथ को जमीन के अंदर घुसा देता है। एक ब्लड रिचुअल शुरू होता है, और तब उसके सिर के ऊपर एक बूढ़े हाथ को देखा जाता है। वो हाथ ब्लड कल्ट के उस बूढ़े एल्डर का है जो अब इस स्कार फेस वाले की एनर्जी को अपने अंदर खींच रहा होता है। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं, शायद इस रिचुअल के सफल होने से। लेकिन तभी स्वॉर्ड एम्प्रेस पूछती हैं, अब तुम क्या करने वाले हो? और स्कार फेस वाला पर्सन कहता है, मैं अपनी बॉडी और सोल को ब्लड डीमन को ऑफर करता हूँ। टकला भी बोल उठता है, अब मैं वो स्वरूप दिखाने वाला हूँ जो मुझे ब्लड डीमन ने दिया है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। स्वॉर्ड एम्प्रेस पूछती है, ये क्या कह रहा है? ली जवाब देता है, शायद ये कुछ प्रकट करने की बात कर रहा था। और तब उस बुड्ढे की बॉडी में कुछ शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। नहीं, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी बॉडी डीमन की शेप ले लेती है। ली बोलता है, इतना कुछ सहने के बाद मिला क्या? मोटापा? स्वॉर्ड एम्प्रेस देखती है और कहती हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन अजीब है। ली कहता है, लगता है जैसे तुम्हें कोई पेट की बीमारी हो गई हो। तभी वो डीमन चिल्लाता है, क्या तुम अपने घटिया जोक्स मारना बंद करोगे? अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। स्वॉर्ड एम्प्रेस आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, रुको,
मैं तुम्हें अभी होश में ले आती हूँ। ली तुरंत बोलता है, स्वॉर्ड एम्प्रेस, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, थोड़ा संभल कर। और तभी स्वॉर्ड एम्प्रेस अपने अटैक को चार्ज करती हैं। एक छलांग लगाते हुए उस डीमन पर टूट पड़ती हैं। उनका अटैक सीधा, तीखा और जानलेवा। अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल जैसे ही स्वॉर्ड एम्प्रेस अटैक करती हैं, वो डीमन वहां से गायब हो चुका था। और भाई सीन देख के साउथ एम्प्रेस खुद भी कंफ्यूज रह गई थी। मतलब इतना मोटा फीत लेकर ये डीमन इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है। अब इधर डीमन ने फिर से किया मूव और बड़ा स्वॉर्ड एम्प्रेस की तरफ सीधा अटैक करने। एक बढ़िया सा अटैक तो किया, लेकिन स्वॉर्ड एम्प्रेस ने उसे बड़े आराम से डॉज कर लिया। बस इसी बीच उसकी कमर उस डीमन से हल्के से टच हो गई और भाई साहब उसी टच में कमर का कपड़ा फट। साउथ एम्प्रेस हैरान सोच रही थी, इसकी स्किन है या किसी जंगली जानवर की खाल। सिर्फ छूने भर से कपड़ा उड़ गया। अब डीमन फिर एक्टिव हुआ और शुरू कर दी अपनी लगातार पाम स्ट्राइक्स। लेकिन हमारी स्वॉर्ड एम्प्रेस भाई बड़े ही स्टाइल में हर एक स्ट्राइक को डॉज करती जा रही थी। फिर एक ऐसा अटैक आता है जो दूर से ऐसा लग रहा था जैसे डीमन ने उसका सिर पकड़कर सीधे जमीन में दे मारा। लेकिन साउथ एम्प्रेस आखिरी पल में उसे भी डॉज करती हैं। पर इस बार उनका बैलेंस गड़बड़ा जाता है और इम्पैक्ट की वजह से उनका सिर पहले जमीन से टकराता है, फिर एक और जगह से। अब तो देखने वालों को भी लगने लगा था कि भाई राइटर ने तो यहाँ पावर लेवल्स का मजाक बना रखा है। मतलब ये कौन सा लॉजिक है। इतनी पावर होने के बावजूद साउथ एम्प्रेस को हर कोई धो रहा है और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई। शायद यही कारण है। अब देखो, एक बड़ी सी चट्टान ऊपर से सीधा उस डीमन के सिर पर गिरती है और ये सब किया है हमारे ली ने। ली यहाँ बंदर की तरह लटकते हुए चिल्लाता है, भले ही मेरी मसाला स्किल्स इतनी अच्छी ना हो, पर अपन दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है। लेकिन जैसे ही धुंध हटती है भाई साहब, वो डीमन एकदम सही सलामत खड़ा था, एक स्क्रैच भी नहीं। अब स्वॉर्ड एम्प्रेस में थोड़ा जोश आ गया। उसने अपनी तलवार में दोबारा एनर्जी चार्ज की और सीधा अटैक किया डीमन पर। देखने में लग रहा था हाँ अब गया ये डीमन। ली भी सोच रहा था अब तो गया ये। लेकिन तभी ली की आवाज गले में अटक जाती है, क्योंकि डीमन ने बड़े ही आराम से अपना हाथ उठाया और उस अटैक को ऐसे रोक लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब ली की हालत खराब। सोच रहा था इतना पावरफुल अटैक था और इसे एक खरोंच तक नहीं आई, और ये स्वॉर्ड एम्प्रेस इतनी वीक होकर सेक्ट लीडर कैसे बनी। अब डीमन ने एक पंच बनाया और सीधा साउथ एम्प्रेस के सिर पर दे मारा। स्वॉर्ड एम्प्रेस उड़कर दूर जा गिरी। अब डीमन बढ़ता है साउथ एम्प्रेस की तरफ और कहता है, तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? मैं सच में हैरान हूँ, तुमने उस इल्यूजन को कैसे ब्रेक किया और यहाँ तक आई कैसे? फिर उसकी नजर जाती है ली की तरफ और बोलता है, अब समझ में आया असली वजह क्या है। हमारे बीच में एक वेरिएबल है। अब ली का दिमाग घूम जाता है। वो सोच रहा है कहीं इस डीमन को मेरी सच्चाई के बारे में तो पता नहीं चल गया। और तभी डीमन आगे बढ़ता है और कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। इतना कहकर डीमन ने ली के ऊपर सीधा अटैक किया। ली किसी तरह जंप करता है और उसे अवॉइड करता है। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर होते हुए भी ली की लैंडिंग इतनी बेकार थी कि वो खुद सोच रहा था मूवीज में लोग कितने स्टाइलिश लैंड करते हैं, साला मुझसे क्यों नहीं हो पाया। और तभी डीमन आता है ली के सामने और बोलता है, रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। असल में तुम्हारी टांग चिपकी हुई नहीं है ना, तो मैं मदद कर देता हूँ। अब डीमन अपनी चाटा उठाता है और देने ही वाला था कि स्वॉर्ड एम्प्रेस बीच में आ जाती हैं। ली को बचाने के लिए वो सीधा उस अटैक को अपनी पीठ पर लेती हैं। अरे यार, यहाँ देखो, ली बोलता है, स्वॉर्ड एम्प्रेस आप ठीक तो हो ना? वो चिल्लाया, स्वॉर्ड एम्प्रेस। वो भी चिंता में चिल्लाई। उसने जल्दी से यून सील लैन को पकड़ा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? वो भी दांत पीसते हुए टेंशन में सोचने लगी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि जख्म इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। ये साफ जहर था जो अंदर से खून को सड़ा रहा था। खून संप्रदाय का आदमी उसे तिरस्कार से देखने लगा। सच में कितनी दयनीय है। स्वॉर्ड एम्प्रेस, सिर्फ एक तुच्छ बालक के लिए तूने अपनी जान की कुर्बानी दी उसे बचाने के लिए। यून सी लैन ने मजबूती से जवाब दिया, चुप हो जाओ, ये छोटे मालिक मेरे हैंग माउंटेन संप्रदाय के उपकारी हैं। उसने भी चिंता से पूछा, स्वॉर्ड एम्प्रेस, आपका जख्म बहुत सीरियस लग रहा है। वो कांपते हुए बोली, चिंता मत करो छोटे मालिक, मैं अपनी चीख को चलाकर इसे स्टेबल करूंगी और चीज़ों को अभी बिगड़ने से रोकूंगी। मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम जल्दी से बाहर जाओ और मदद बुलाओ। आदमी ने मजाक में हंसा। क्या दिल को छू लेने वाला छोटा सा सीन है। उसने भी यूनसी लैन को देखा और कहा, उस चोट के साथ भी अगर स्वॉर्ड एम्प्रेस उससे मुकाबला करना चाहती है तो ये इमेजिनेशन से परे है। वो चारों ओर देखने लगा, खुद से बुदबुदाते हुए, मुझे इस सिचुएशन में कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। खून संप्रदाय के आदमी ने उन पर आंखें गड़ा दी। चिंता मत करो, तुम सभी खुशी खुशी यहां से जाओगे। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और सोचा, 1 मिनट रुको। साफ है कि उस आदमी ने अपने शरीर को बदलने से पहले ऐसा लगा जैसे वो किसी चीज को खुद को समर्पित कर रहा हो।
खून संप्रदाय का योद्धा जोर से चिल्लाया, मैं अपने मालिक को मानव दुनिया में वापस लाने में मदद करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। गियस का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। अगर उस राक्षस में किसी दूसरे प्राणी की शक्ति है तो जरूर एक तरह का मंत्र होगा जो मीडियम के रूप में काम कर रहा होगा। वो तेजी से उस भुजा की ओर लपका। यून सी लैन ने गुलझन में चिल्लाया, छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने भी तुरंत प्रपोज किया, स्वॉर्ड एम्प्रेस, मेरे पास उससे निपटने का एक तरीका है, मुझे ट्राई करने दो, प्लीज उस राक्षस को रोके रखो, उसे मेरे पास मत आने दो। खून संप्रदाय का आदमी गुस्से में आ गया। योद्धा च्यू की तरफ मुड़ा और दहाड़ा, चीजें तेरी मर्जी से नहीं होंगी। उसने तुरंत उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, तेरा अपोनेंट मैं हूं। वो उस भुजा की ओर खुद को फेंक दिया, बुदबुदाते हुए, अगर मैं उस मंत्र को तोड़ सकूं जो उसके मीडियम के रूप में काम कर रहा है और उसकी शक्ति के सोर्स को काट सकूं तो स्वॉर्ड एम्प्रेस उसे बिल्कुल हरा सकती हैं। उसने तुरंत उस भुजा को पकड़ लिया। इस डेस्परेट सिचुएशन में उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने भी उसे जोर से ऊपर खींचा, फिर पीछे गिर गया। उसका सिर जमीन पर लग गया। यून सी लैन घबरा गई और चिल्लाई, छोटे मालिक। उसने खून संप्रदाय के योद्धा के हमले से खुद को बचाया। यून सी लैन धीरे धीरे पीछे की ओर खिसक गई। उसने चिंता से च्योलू की ओर देखा, सोचते हुए, क्या छोटे मालिक ठीक है? वो अचानक इस तरह क्यों गिर गए? खून संप्रदाय का योद्धा अचानक हमला करने लगा। तू इस तरह लापरवाह होने की हिम्मत मत करना। यून सी लैन हवा में पलट गई, लेकिन चूंकि छोटे मालिक गिर गए थे, उनके हमले ज्यादा सिंपल हो गए, उनसे बचना बहुत आसान था। वो सोच में पड़कर हैरान हो गई, क्या ये हो सकता है कि छोटे मालिक ने जिस प्लान के बारे में बात की थी वो पहले ही असर कर रहा था? उसने भी खुद को अराजकता तलवार सम्राट मुंह के पूर्वती के रूप में पेश किया। उसने उसके शब्दों को याद किया और सोचा, अगर वो सचमुच अराजकता तलवार सम्राट का पूर्वती था तो यकीनन उसकी कोई ना कोई योजना होगी। यून सी लैन धीरे से जमीन पर उतरी, फिर वो एक रॉकेट की तरह आगे की ओर लपकी। मेरे पास छोटे मालिक के लिए टाइम खरीदने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। वो बिना हिले डुले लेटा रहा, फिर अचानक उठकर बैठ गया। अपना सिर सहलाते हुए पूछा, मैं आखिर हूं कहाँ? उसने चारों ओर देखा और तुरंत एक भ्रमजाल को महसूस किया। क्या मुझे एक फॉर्मेशन में खींच लिया गया? एक अजीब सी आवाज गूंजी जिसने उसका ध्यान खींचा। वांग यांग च्यू के सामने लंबा खड़ा था, जिससे वो हैरान हो गया और चिल्लाया, तुम कौन हो? वो आदमी अचानक गुस्से में फट पड़ा, दहाड़ते हुए, यहां सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है। गियस मुश्किल से जमीन पर गिर गया, सोचते हुए, एक मेंटल वर्ल्ड के अंदर इतनी भयानक राक्षसी शक्ति? वांग यांग ने शरारत से दांत दिखाते हुए तिरस्कार से कहा, तू काफी मजेदार है, सिर्फ एक बालक है, फिर भी तूने खुद इस भ्रमजाल में कदम रखने की हिम्मत की। उसने भी निराशा में अपने दांत भींच लिए, सोचते हुए, ये फॉर्मेशन उस लेवल से भी ऊपर है जिसने तलवार की हवा को कैद कर रखा था। एक मास्टर भ्रमवादी को भी कुछ इतना पावरफुल बनाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। वांग यांग ने उस पर अपनी नजरें टिका दी। तुझमें मैं एक ऐसी शक्ति महसूस करता हूं जो स्वर्ग को चुनौती देती है। वो भी टेंशन में आ गया, वांग यांग के कहने पर हैरान हो गया। तूने खुद नियति के खिलाफ गया है। वो बेड पर सीधा लेटा हुआ था, अपने हाथों को बांधे हुए। पुनर्जन्म का महान नियम जो मैंने अपने पिछले जीवन में यूज किया था, वो ठीक ठीक स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक सीक्रेट आर्ट थी। खून संप्रदाय की एक फॉरबिडन टेक्निक में से एक थी। एक अत्यंत शक्तिशाली चरम सम्राट की दृष्टि दिखाई दी। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति ने ही मेरी स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रकृति को पहचाना था, और वो था आदिम तलवार सम्राट, जिसका मतलब है कि इस आदमी की ताकत कम से कम उस लेवल के बराबर है। खून संप्रदाय में तलवार सम्राट के बराबर सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वो कोई और नहीं बल्कि खून से बलि दिया गया राक्षस देव था। उसने भी उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया, ये महसूस करते हुए कि उसने भी महान नियम का यूज करके पुनर्जन्म लिया था। लेकिन खून संप्रदाय जैसे कोई आदमी को छाया में छुपने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ेगा? वांग यांग ने गुस्से से पूछा, बोल, तू आखिर कौन है? उसने जल्दी से मजाक में जवाब दिया, मेरे शब्द तेरे लायक नहीं है, एकमात्र मायावी प्रोजेक्शन। वांग यांग ने अंधेरे में हंसा, अगर किसी दिन तू मुझसे रियलिटी में मिलेगा तो क्या तू बचने की हिम्मत और कॉन्फिडेंस रखेगा? उसने भी वांग यांग को ध्यान से देखा। लगता है कि तेरी असल में बाहर एक असली बॉडी है। अगर ऐसा है तो मेरे पास एक थियरी है। असंख्य लोग एक ताबूत के चारों ओर घुटने टेके हुए थे। मेरे अपोजिट खून से बलि दिए गए राक्षस देव को आदिम तलवार सम्राट ने मार डाला था, और अगर उसने पुनर्जन्म के माध्यम से भी जन्म लिया है तो हो सकता है कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं की हो। अगर वो अभी कहीं सील किया गया है, रिकवर हो रहा है, इससे पहले कि वो एक्ट कर सके, तो सब कुछ बिल्कुल सेंस बनाता है। वो सीधा खड़ा हो गया, साहसी पूर्वक उसका सामना करते हुए मजाक उड़ाया, तुम सिर्फ एक कायर कमजोर हो जो बहुत ज्यादा बकवास करते हो। वांग यांग ने एक्साइटमेंट से हंसा और कहा, तो ठीक है, तो क्या तुम मुझे इस भ्रम में मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो?
उसने अपने हाथों को अपनी आभा को रोकने के लिए उठाया। सचमुच भयानक है। आखिर ये ओपोनेंट खून से बलि दिया गया राक्षस देव था, जीवन और मृत्यु के डोमेन का मास्टर। लेकिन चूंकि ये स्पिरिट वर्ल्ड की लड़ाई थी, उसके पास अभी भी एक चांस था, क्योंकि वो अपने पिछले जीवन की शक्ति का यूज कर सकता था। वांग यांग ने उस पर अपनी आंखें सक्रिय की, तुरंत सोचते हुए ये क्या आभा है। धीरे धीरे चियू बदलने लगा, पूरी तरह से अलग पोशाक पहनते हुए, बुदबुदाते हुए। मैं इसका यूज कभी नहीं करना चाहता था। उसने जोर से घूरा। राजी महल का नंबर 1 एक्सपर्ट यूनिसियल सू। उसने भी शानदार मुद्रा बनाई और उकसाया, चलो फिर, अगर तू हिम्मत करता है तो मुझसे लड़ो, तू कायर। वांग यांग गुस्से में चार्ज हुआ, फिर बीच रास्ते में ही रुक गया। ये क्या है, तू ना तो आदमी हो ना ही औरत, तुम इतने अजीब क्यों दिखते हो। उसने उसकी तरफ एक ताकतवर वार किया। गियो ने तुरंत अपना हाथ उठाया, अपनी एनर्जी इकट्ठा की और तुरंत एक काउंटर अटैक किया। विंग यांग ने चियू सू पर अपनी आंखें चौड़ी कर दी। उसने अपनी हथेली में शक्ति इकट्ठा करते हुए बोला, तू कहता है कि मैं ना तो आदमी हूं ना ही औरत, क्या तूने पुनर्जन्म लेते समय तेरी आंखें खराब हो गई थी। चियू ने भौहें चढ़ाई और डांटा, मैं साफ तौर पर एक हैंडसम आदमी हूं और तू डेफिनेटली यहां मेरे साथ मरेगा। उसने भी अचानक नीचे देखा, मैं इसे अभी से महसूस कर सकता हूं, वो खाली शून्य। वांग यांग मर्डरस इंटेंट से भरा हुआ बोला, क्या वो क्यांग हुआ इमैनुअल की आबा हो सकती है? तू क्या राजकुमारी टैपिंग का लैकी है? उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। उसने भी चिढ़ महसूस की, भले ही मैं खुद को कंसोल करूं कि ये सिर्फ एक स्पिरिट वर्ल्ड है, मैं इसे और एंड्योर नहीं कर सकता। वो सीधा घूर रहा था। लानत है, मुझे वापस इसी रूप में क्यों आना पड़ा। उसने भी तुरंत अपनी पावर रिलीज कर दी। अब तुम अपनी मौत के लिए मेंटली तैयार हो जाओ। उसके चारों ओर बड़े बड़े ग्लेशियर निकल आए। वांग यांग हक्का बक्का रह गया, आंखें चौड़ी हो गईं। इस तरह की जादू टोना तो सिर्फ मिस्टिक किंगडम के मास्टर्स ही कर सकते हैं। उसने भी गुस्से में दांत भींचते हुए बुदबुदाया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, गंदे खून संप्रदाय के कचरे। वो अचानक एक्साइटेड हो गया, चिल्लाते हुए, सच में तू कोई मामूली दुश्मन नहीं है। वो जोरदार तरीके से आगे बढ़ा। एक ही लड़ाई में जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। दोनों तुरंत भिड़ गए। वांग यांग हिंसक रूप से हमला कर रहा था और बोल रहा था, कौन सोच सकता था कि ऐसा मास्टर मेरी जानकारी के बिना महल में छिपा हुआ था। क्या सरप्राइज है। लेकिन बस इतने से वो भी दूर जा गिरा। अभी भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। वो पीछे की ओर फेंका गया। उसने भी कुछ बार खांसा, सोचते हुए, सिर्फ एक वार और मेरे अंदर का हिस्सा सड़ा हुआ लग रहा है। सच में खून से पैदा हुआ राक्षस देवता होने के लायक है। वांग यांग ने ताना मारा और पूछा, क्या ये तेरी पूरी ताकत है? उसने भी दांत पीसते हुए कैलकुलेट कर रहा था। इस स्पिरिचुअल किंगडम में मैं अपनी प्रेस किंगडम को फ्रीली चला सकता हूं। ये बंदा बस जादू टोना से बना एक अधूरा रूप है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है। वो यूनिक का मजाक उड़ाता रहा, मेरी महान वजह को रोकने की हिम्मत कर रहा है। तुझे अब मनमानी करने नहीं दिया जाएगा। योसलू गुस्से में चिल्लाया, तूने अभी क्या कहा यूनिक? वांग यांग अकड़कर हंसा। क्या हुआ तुझे? मैं तो बस सच बता रहा हूं। वो भयानक तरीके से दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, बकवास मत कर, मैं एक सच्चा आदमी हूं, एक महान हीरो। अचानक एक वार सीधे चियू के पेट पर पड़ा। वो दर्द में अपना पेट पकड़कर खून खांसने लगा। वांग यांग खुश होकर बोला, ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा तो अपनी कमियां दिखा देगा। उसने भी तेजी से उसका हाथ पकड़ा, फिर पलटवार करने के लिए अपना हाथ घुमाया। अपने दुश्मन को कम समझना अपनी कमजोरी को दिखाता है। उसने भी फोकस किया और कैलकुलेट किया, जितना लंबा ये खिंचेगा उतना मेरे लिए बुरा होगा। मुझे आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना होगा। इसे जल्दी खत्म करो। वांग यांग गुस्से में आ गया और चिल्लाया, क्या यह बंदा जानबूझकर गुस्सा होने का नाटक कर रहा है? उसने भी भौहें चढ़ाईं और चिल्लाया, नहीं, मैं सच में गुस्से में हूं। एक दिन मैं तुझे ढूंढूंगा और तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा। उसने आदमी के माथे पर जोर से हाथ दबाया। दुश्मन का सिर तुरंत ठोस बर्फ में बदल गया। उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गईं। उसे ऐसे भयानक रूप से ताकतवर दुश्मन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन समय उसकी साइड था। बर्फ का टुकड़ा तुरंत बिखर गया। एक गुफा के अंदर यूनियन लैंड खून संप्रदाय के एक शिष्य के वार से बचने के लिए ऊंचाई पर उछली। उसने कुछ शब्द कहने के लिए संघर्ष किया। यूनियन लैंड ने ध्यान से देखा और बुदबुदाया। भले ही उसे नहीं पता था कि दुश्मन ने हमला करना क्यों बंद कर दिया था, लेकिन छोटे मालिक ली का तरीका काम कर गया था। वो तेजी से आगे बढ़ी, उसे खत्म करने के लिए अपनी तलवार घुमाई। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया। यूनसी लैंड चीसू के पास जल्दी गई। छोटे मालिक ली, क्या आप ठीक हैं? वो जोर से चिल्लाते हुए उसे हिलाने लगी। जल्दी उठो।
च्युलसू दर्द से कराह उठा। युन सी लैन ने चुपचाप फैसला किया, छोटे मालिक के अंदर की चोटें बहुत गंभीर हैं। वो समय पर हैंग माउंटेन संप्रदाय में वापस नहीं जा सकते थे। अब उसे क्या करना चाहिए? बिना किसी दवाई के उसे जल्दी से कुछ सोचना था। यूनियन लैंड ने गुफा के एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। वो सावधानी से सोच रही थी, शायद लॉर्ड बीक चू शियाल के अवशेषों में कुछ काम की चीज मिल सकती है। यूनियन लैंड ने चेल्सू को एक बड़े पत्थर के दरवाजे तक ले गई। उसने ऊपर देखा और हैरान होकर कहा, यह क्या? उस आखिरी दरवाजे पर एक खून संप्रदाय का मंत्र उकेरा गया था। एक बार जब अवशेष मिल जाएं तो उसे हर कीमत पर शुद्ध करना होगा। यूनियन लैंड ने पूरी तरह से अपनी तलवार आगे की तरफ घुमाई। दरवाजा तुरंत चरकरा कर खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ी जगह थी। सेंटर में एक चमकती हुई तलवार तैर रही थी। उसे देखकर यूनियन लैंड चिल्लाई, हार्ट एम्परर स्वॉर्ड। टेबल पर कई किताबें रखी थीं, द वन वर्ड मंत्रा, बुद्धा लाइट स्वॉर्ड आर्ट और यहां तक कि द डीमन बैनिशिंग विजडम स्वॉर्ड। हर एक लंबे समय से खोई हुई डीमन बैनिशिंग स्क्रिप्ट यहां थी। उसने एक शीशी की तरफ देखा। उसने ध्यान से उठाया। यूनियन लैंड ने इसे स्काई क्लीन क्रिस्टल ड्यू की एक शीशी के रूप में पहचाना। 1000 साल पुराना अमृत। यह स्वर्ग और पृथ्वी के असली असर से बना था। उसने चीसू की तरफ देखा। शायद स्काई क्लीन क्रिस्टल ड्यू उसके अंदरूनी जख्मों को ठीक कर सकता है, लेकिन वो अभी भी खून खांस रहा था और उस हालत में दवाई नहीं पी सकता था। अमृत के असर को पूरी तरह से सोखने के लिए बस एक ही तरीका बचा था। बिना झिझके यूनियन लैंड ने खुद ही शीशी पी ली। फिर वो च्यू के चेहरे के पास झुकी। छोटे मालिक ली, मुझे माफ कर देना। वो तुरंत हिला और कुछ हल्की बातें बोली। ये देखकर यूनियन लैंड चिल्लाई, आप जाग गए? च्यू उलझन में लग रहा था। स्वॉर्ड एम्प्रेस। वो जल्दी से बैठ गया, पूछते हुए, उस मॉन्स्टर को क्या हुआ? वो बताने लगी, छोटे मालिक ली, आपके गिरने के बाद उसकी ताकत कमजोर हो गई और आखिर में मैंने उसे मार डाला। उसने भी राहत की सांस ली। ये तो बहुत बढ़िया है। लगता है मेरा तरीका बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन हम कहाँ हैं? यूनियन लैंड ने चारों ओर देखा और समझाया, ये लॉर्ड बीक चूसियल द्वारा छोड़ी गई एक खन्नाने की गुफा है। उसने तुरंत दांत दिखाए और जोड़ा, तो हमें हैंग माउंटेन संप्रदाय की विरासत मिल गई। आपको बधाई। वो मुस्कुराते हुए मुड़ी और बोली, ये सब छोटे मालिक की वजह से है। यूनियन सील लैंड ने अपने हाथ में कागज का टुकड़ा देखा। मैंने हमारे पूर्वज द्वारा छोड़ा गया हस्तलिखित लेटर पढ़ा। छोटे मालिक ली ने जो कुछ भी कहा वो सच है। छोटे मालिक ली ने मेरे साथ खजाने की गुफा में एक साथ जाने की एक शर्त लगाई थी। शायद ये सब किस्मत ने पहले से तय कर दिया था। वो भी हैरान था और दोहराया, किस्मत? उसने कागज लिया और जोर से पढ़ा, मेरी आखिरी इच्छा, मुंह मजाक, मैं तुम्हें दूर से भी देखना चाहता हूं। यून शालन ने च्युलसू को धीरे से देखा, सोचते हुए, मिश्रित मूल तलवार सम्राट का वंशज, छोटे मालिक ली और महान बीक चूसियल का वंशज। वो अचानक जोर से हंसा और बोला, हमारे दोनों पूर्वज अब सुकून से होंगे। वो खुद से चुपचाप मुस्कुराई। इतने समय तक मुझे किसी भी आदमी की परवाह नहीं थी। शायद ये किस्मत थी कि मुझे उससे मिलना था। यूनियन लैंड ने अचानक बोला, आज से छोटे मालिक ली, क्या मैं आपको उपकारी बुला सकती हूं? वो भी शर्मा गया और हकलाया, बेनिफैक्टर? यूनियन लैंड का चेहरा भी लाल हो गया। छोटे मालिक ली की वजह से मेरे संप्रदाय की इच्छा पूरी हुई। बेशक, मुझे आपको उपकारी बुलाना चाहिए। उपकारी को जगाने के लिए मैं आपको दुर्लभ स्पिरिट सोन अमृत भी दूं तो मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। वो और भी घबरा गया, आप मुझे इतनी कीमती दवाई देंगी? यह तो महान भिक्षु ने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था, मैं कैसे? वो जारी रखी, अगर उपकारी नहीं होते तो ये खजाने बहुत पहले खून संप्रदाय ने चुरा लिए होते। यूनियन लैंड मुस्कुराई, अगर आप स्पिरिट स्टोन अमृत लेते हैं तभी मेरा दिल सुकून में होगा। उसने तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया, अब खून संप्रदाय के सभी अवशेषों को शुद्ध करने का समय आ गया है। वो भी चिल्लाया, आपने डीमन रेजिस्टिंग सुप्रीम आर्ट पहले से मास्टर कर ली है। यूनियन लैंड ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और जवाब दिया, जब तक उपकारी जागे मैं गुप्त मैनुअल पढ़कर इसे सीख चुकी थी। अभी तक हमारे हैंग माउंटेन संप्रदाय को यह भी नहीं पता था कि हमें खून संप्रदाय ने धोखा दिया था। लगभग पैतृक खजाने की गुफा खोने वाले थे। हमारा हैंग माउंटेन संप्रदाय कभी नहीं भूलेगा कि गोंग डोंग आपदा के दौरान हमारे साथ खड़ा था। यूनियन लैंड ने तुरंत अपनी तलवार से एक तेज वार किया। वो भी हैरत में रह गया। जोरदार एनर्जी सभी दिशाओं में फैल गई। ये धीरे धीरे दरवाजे पर लगे लाल धब्बों को कवर करने लगी, जैसे कि खून के क्यू के किसी भी निशान को रहने से रोकने लगी। स्वॉर्ड एम्परर की खजाने की गुफा को शुद्ध किया जा रहा था। इसे अपनी आंखों से देखकर उसे आखिरकार समझ में आया कि खून संप्रदाय हैंग माउंटेन संप्रदाय को क्यों सताता था, क्योंकि वे एक्सेस सुप्रीम आर्ट से डरते थे जो सांसारिक धूल से अछूती थी। जब दोनों चल रहे थे तो पीछे से आवाज आई, स्वॉर्ड एम्प्रेस। वे दोनों घबराकर दौड़ पड़े, पूछते हुए, क्या आप बिल्कुल ठीक हैं? शिष्य हैंग माउंटेन संप्रदाय के शिष्यों को स्वॉर्ड एम्प्रेस की खुफी गुफा की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
पीसी स्वॉर्ड एम्प्रेस की खुफी गुफा में घर की ओर मुड़ी, जैसे कि वो इस वार का आखिरी छोड़ जानती थी। यूनियन लैन ने अपना हाथ उठाया और जवाब दिया, मैं ठीक हूं। एक लड़की ने पास की एक चट्टान पर आराम कर रहे 2 लोगों की तरफ इशारा किया और बताया, छोटी स्वॉर्ड एम्प्रेस और लेडी सेओ का ध्यान रखा गया है। वो भी आगे बढ़ा, स्योहरिन के कंधे को सहारा दिया और पूछा, जूनियर सिस्टर, तुम ठीक तो हो ना? यूनियन लैन भी सॉबिन के सामने खड़ी हुई, हिचकिचाते हुए बुलाई, सॉबिन। सॉबिन के चेहरे पर आंसू बह रहे थे क्योंकि वो सिसक रही थी। मास्टर, मैंने आखिर क्या कर दिया? सॉबिन ने अपना सिर नीचे किया, जोर से लोते हुए, भले ही मुझे खून संप्रदाय ने इस्तेमाल किया, मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। मैं अपना सिर भी नहीं उठा सकती। छोटे मालिक और गोंगडोंग भाइयों के सामने प्लीज मुझे झुककर माफी मांगने दें। अचानक एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर टिका और हल्के से ऊपर की ओर धकेला, जिससे सॉबिन रोना बंद कर दिया और ऊपर देखा। उसने भी धीरे से बोला, माफी मांगने के लिए शुक्रिया। मैं जानता हूं कि तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। हम सब अब सेफ हैं। हालांकि उसका चेहरा कट्स और स्क्रैचेस से भरा था, उसके शब्द उसके चारों ओर रोशनी फैलाते हुए लग रहे थे। एक सच्चा आदमी एक औरत की छोटी मोटी गलतियों पर कभी गुस्सा नहीं करता। सॉबिन ने उसे खाली खाली देखा। उसका दिल च्योल्सू के हर शब्द से गर्म हो रहा था। जब तक तुम सेफ हो, बस इतना ही काफी है। उसके बाद यून से लैन ने सॉबिन को एक ऑर्डर दिया, लिटिल टैन, लेडी सेओ को वापस इलाज के लिए ले जाओ और आगे के इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। उसने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ। तभी एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, जिससे च्योल्सू ने अपने सीनियर भाई की तरफ अपना सिर घुमाया। यूजिन हुई आगे बढ़ा और च्योल्सू को कसकर गले लगा लिया, बेचैनी से पूछते हुए, जूनियर भाई, तुम ठीक तो हो ना? च्योल्सू ने इंस्टिंक्टिवली थोड़ा पीछे झुका, ऑकवर्ड होकर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। मन ही मन वो बुदबुदाया, इतनी चिंता मत करो। वो भी नहीं जानता था कि अपने हाथ कहाँ रखे। उसका चेहरा पीला पड़ रहा था क्योंकि उसने सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस मर्दाना गले लगने का आदी होने लगा हूं। यूजिन हुई ने उसे छोड़ा और फिर से पूछा, क्या तुम सच में ठीक हो? उसकी आभा इतनी चमकदार थी कि उसकी आंखों को चोट पहुंची और उसने सोचा, लेकिन एक खूबसूरत आदमी की चकाचौंध, मैं अभी तक उसका आदी नहीं हुआ हूं। यूजिन हुई के सिर पर लिपटी पट्टियां देखकर उसने भी चिंता से पूछा, आपको चोट कैसे लगी सीनियर भाई? उसने अपना ही सिर खुजाया और समझाया, मैं जब लेडी सेओ को ढूंढने गया तो मैं पहाड़ों में खून संप्रदाय से लड़ा। उसने भी सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर दी और बुदबुदाया, तो खून संप्रदाय के अवशेष अभी भी पहाड़ों में छिपे हुए हैं। अचानक वोंगुक की हंसी गूंजी, खून संप्रदाय, हाँ? फिर उसकी भौवें तन गईं, उसकी टोन भारी हो गई, जैसे कि एक साफ एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो। यूनसाई लैनबो सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, हाँ ग्रैंड मास्टर, प्लीज मुझे सब कुछ बताने दें। फिर पूरा ग्रुप एक घर में वापस इकट्ठा हो गया। पूरी कहानी सुनने के बाद ज्ञान ने बोला, तो ऐसा हुआ है, आपके शिष्यों ने खून संप्रदाय से इसी वजह से लड़ाई की। यून से लाइन की आवाज़ धीमी हो गई, एक बार फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ। उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, क्योंकि हम अपने संप्रदाय के अंदर छिपे हुए फोर्स को नहीं पकड़ पाए। गोंगडोंग के शिष्यों को गंभीर चोटें आईं। ज्ञान ने जवाब में सिर हिलाया, मैं समझता हूँ, जब तक ये स्वॉर्ड एम्प्रेस या हैंग माउंटेन संप्रदाय की इच्छा से नहीं हुआ था, उतना ही काफ़ी है। वोंगुक ने अपनी चाय पी, फिर जोर से हंसा, खून संप्रदाय का फिर से उठना, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूनलैंड ने कहा, लगता है कि वो बहुत समय से हैंग माउंटेन संप्रदाय के अंदर प्लॉट कर रहे थे। उनकी योजना जरूर खत्म नहीं हुई है। वोंगयुक ने ऐड किया, शायद खून संप्रदाय के पंजे पहले ही 9 प्रांतों और 8 वीरानों में पहुंच चुके हैं। उसका चेहरा गंभीर हो गया। इस सिचुएशन का सामना करने के लिए मार्शल अलायंस लीडर के साथ तैयारी करनी होगी। 2 हफ्ते बाद चियू ट्रेनिंग यार्ड में खड़ा था। उसकी हर मूवमेंट के साथ हल्के नीले ची की धाराएं उसके चारों ओर धीरे धीरे बह रही थीं। चियू भी प्रैक्टिस करता रहा और चुपचाप खुश हो गया। मैं इसे अब महसूस कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर को भर रही है। जितना वो इसके बारे में सोचता उतना ही एक्साइटेड हो जाता। स्पिरिट स्टोन कल्टीवेशन मेथड की वजह से मैं पीक किंगडम तक पहुंच गया हूं। खत्म। उसने भी अपनी मुट्ठियां वापस खींची और धीरे से हंसा। आने वाले ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट में वो दिन दूर नहीं जब मैं स्वॉर्ड ड्रैगन का टाइटल हासिल करूंगा। हा, खुद को इमेजिन करते हुए कि अनगिनत लड़कियां उसके लिए चीयर कर रही हैं, वो शर्मा गया, अपनी नाक को छुआ और अंदाजा लगाया, जरूर अनगिनत लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाएंगी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई जिसने उसकी डे ड्रीम को बीच में ही रोक दिया, जिससे च्योल्सू चौंक गया। जूनियर भाई। चियू ने अपना सिर वापस घुमाया और किसी को छिपे हुए देखा। उसने धीरे से बुलाया, सीनियर भाई। चियू के दिल में नाराजगी की एक लहर दौड़ी। ये क्या है कि जब भी मैं खुशी से डे ड्रीमिंग कर रहा होता हूं, वो बस मूड खराब करने के लिए आ जाता है। यूजिन हुई धीरे धीरे एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। जूनियर, ट्रेनिंग करे हो? सुप्रीम किंगडम तक पहुंचने पर बधाई। आहा। उसने भी अपने हाथ जोड़े और विनम्रता से झुका। बिल्कुल नहीं, मेरी उपलब्धियां अभी भी सीनियर भाइयों से बहुत कम है। उसने अपनी आंखें बंद की, अंदर ही अंदर सिर हिलाया। नहीं, मैं अभी भी काफी अच्छा नहीं हूं। यूजिन हुई का दिल डूब गया सोचते हुए, जब मेरा जूनियर भाई खतरे में था तो मैं बस बेबस होकर खड़ा था। उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई। जूनियर, सच तो यह है कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है।
उसने भी अपनी ठुड्डी को सोचपूर्वक रगड़ा। ये इतना सीरियस कब से हो गया? वो पहले बोला, क्या है? यूजीन हुई का चेहरा चमक गया। मैंने फैसला किया है कि ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट शुरू होने तक मैं अकेले मार्शल वर्ल्ड में घूमकर असली लड़ाई में ट्रेनिंग करूंगा। उन शब्दों ने चियू को इतना चौंका दिया कि वो चिल्लाया, क्या? जैसे कि एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए उसने पूछा, सीने भाई, आपका मतलब है कि आप ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट तक अकेले ट्रेनिंग करेंगे? यूजीन हुई ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने मास्टर को पहले ही बता दिया है, अब तुम्हारी बारी थी। उसकी पलक पर एक आंसू था, लेकिन उसकी हालत एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। इस जर्नी के थ्रू मैं अपने संप्रदाय का नाम रोशन करूंगा और मजबूत बनूंगा, ताकि मैं अपने आप को तुम्हारे सीनियर भाई के रूप में शर्मिंदा ना करूं। लेकिन उसने भी चिंता से पूछा, सीनियर भाई, क्या आप सच में श्योर हैं? फिर उसे अचानक एहसास हुआ, रुको, क्या मैं सच में एक बड़े आदमी के बारे में चिंता कर रहा हूं? उसने जोर से सिर हिलाया, खुद को दिलासा देते हुए, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि वो बहुत मासूम है, उसे धोखा देना आसान है, इसलिए मुझे चिंता करनी चाहिए। और इसके अलावा वो मेरा इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर भी है। एक बार जब उसने अपने विचार साफ कर लिए तो उसने यूजीन हुई के हाथों को पकड़ा और कहा, मार्शल वर्ल्ड निर्मम है, कम से कम मुझे अपने साथ जाने दो। उसने उसके हाथों को कसकर दबाया और मना कर दिया, चिंता मत करो जूनियर, अब समय है कि मैं खुद खड़ा हूं। उसने भी एक आह भरी और याद दिलाया, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं समझता हूं, लेकिन अगर कोई खतरा आता है तो तुम्हें खबर जरूर भेजनी चाहिए। यूजीन हुई ने मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया, हाँ शुक्रिया जूनियर। उसने अपने पैरों की अंगुलियां दूसरी तरफ की और बोला, अब चलो, समय हो गया है। यूजीन हुई सिर झुकाकर चला गया, धीरे से बुदबुदाते हुए। जल्द ही ओल्ड स्वॉर्ड मेडन का अंतिम संस्कार शुरू होगा। सीन कहीं और शिफ्ट हो गया। एक बड़ी आग के आसपास भीड़ खड़ी थी, माहौल गंभीर और भारी था। यून से लैन ने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर झुककर सिर झुका लिया। तुम्हें अनंत आनंद में पुनर्जन्म मिले। वो भी देख रहा था और खुद से सोच रहा था, मेरे पिछले जीवन में बेकचू के अंतिम संस्कार में ये माहौल नहीं था। उसे तब याद आया कि बहुत लोग धर्मी संप्रदायों के बीच टकराव में मर गए थे। सच में दुखद था। फिर उसने अपने सामने लोगों को देखा, अब ये एक गंभीर स्मारक था। उसने अपने ही हाथ को देखा और बुदबुदाया, क्या फैसला बदल गया है? क्या ये मैं था जिसने इसे बदला? राख के छोटे छोटे टुकड़े हवा के साथ च्योल्स के हाथ के ऊपर बह गए। उसके दिल में एक विचार उठा, चूंकि मैंने खून से बलिदान किए गए मानव देवता के अस्तित्व को कन्फर्म कर दिया है, आज से मेरी किस्मत भी उसी के हिसाब से बदल जानी चाहिए। चियू ने मुट्ठियां कसकर भींच ली, चुपचाप कसम खाई, अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे और भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। उसने यून से लैंड की तरफ देखा, उसकी आंखें बंद थीं और सिर शांति में झुका हुआ था। फिर अपनी नज़र साइमन चोंग हा की तरफ और आखिरकार मिस सेओ की तरफ की। अपने दिल में कसम खाई कि वो अपनी साइड की औरतों की रक्षा करेगा और एक सच्चा आदमी बनेगा। उसके चेहरे पर आग की गर्मी ऐसी लग रही थी जैसे वो उसकी छाती में आग को भड़का रही हो। राख को चारों ओर बिखरते हुए देखकर वो बड़बड़ाया, मुझे पीएलएस मास्टर के लेवल तक पहुंचना होगा, जो मेरे पिछले जन्म से बहुत ऊपर हो। रात में चांद और तारों के अलावा पास की लालटेन से भी रोशनी आ रही थी। उसी वक्त एक मंडप के अंदर एक आवाज गूंजी जो राजकुमारी टैपिंग को रिपोर्ट कर रही थी। यूनुक ने गोंग डोंग संप्रदाय और हैंग माउंटेन संप्रदाय के बीच हुई मीटिंग के बारे में बताया। कहा कि सोड एम्प्रेस की गुप्त गुफा मिल गई है और लंबे समय से खोई हुई सुप्रीम टेक्निक और सेक्रेड आर्टिफैक्ट हैंग माउंटेन संप्रदाय को वापस मिल गए हैं। जवाब में एक साफ खुशहाल हंसी आई, जिससे वो हैरान होकर सिर उठाने लगा। युआन हुआ के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कितना मजेदार है, किसने सोचा होगा कि हैंग माउंटेन संप्रदाय की विरासत अब वापस मिल सकती है। यूनुक ने सम्मानपूर्वक झुककर जारी रखा, इसके अलावा इस प्रोसेस के दौरान खून संप्रदाय के निशान भी मिले। पीछे मुड़े बिना युआन हुआ ने ऑर्डर दिया, ऐसा है, तुमने बहुत मेहनत की, अब जाओ। सीन शीन शानी में शिफ्ट हो गया, जहां एक चालाक दिखने वाला आदमी चियल सू पर ताना मार रहा था। वाह वाह, छोटे मालिक बेचारे लग रहे हैं। चियल सू ने गुस्से में जवाब दिया, इस मीटिंग ने बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आया था, जो कहना है कह दो। अपना मजाकिया टोन छोड़ते हुए वो आदमी सीरियस हो गया। ये उस मामले के बारे में है जिसे तुमने मुझे यूनुक जांग अहियोन की सस्पिशियस मूवमेंट्स की जांच करने के लिए सौंपा था। मैं काफी समय से इसकी जांच कर रहा हूं। वो भी थोड़ा सख्त हो गया क्योंकि आदमी ने जारी रखा, लेकिन मैंने सुना है कि उसने पहले ही खुद को फांसी लगा ली है। उससे पहले उसने एक कन्फेशन छोड़ा जिसमें उसने ये कबूल किया कि उसने एक बार बच्चों का अपहरण किया था, उन्हें नपुंसक बनाया था और उन्हें यूनुक के रूप में महल में बेच दिया था। उसकी आंखें खाली खाली आग में घूर रही थीं क्योंकि उसने बुदबुदाया, क्या ऐसा है? फिर चियो का एक्सप्रेशन सख्त हो गया। चाहे उसके पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, एक और ही व्यक्ति था जो सच में जांग अहियोन को समझता था। उसके अलावा उसके दिल में वो भी श्योर था कि सम्राट भी वापस आ गया है और इसी तरह राजकुमारी टैपिंग भी। सीन बदलता है और हम पहुंच जाते हैं घने जंगल में, जहां जोरदार बारिश हो रही है।
जमीन पर एक आदमी रेंग रहा है और दर्द भरी आवाज में चिल्ला रहा है, मेरी मदद करो। उसके ठीक पीछे एक बेरहम आदमी तलवार लेकर चला आ रहा है। वहीं उसके साथी चोरी के माल को इकट्ठा करने में लगे हैं। वो विलेन अपनी तलवार उठाता है और वार करने से पहले चिल्लाता है, सब कुछ कीमती लूट लो और जो बच गए हैं उन्हें पकड़ लो। अचानक पूरे जंगल में एक आवाज गूंजती है, बस अब वहीं रुक जाओ। एक परछाई जैसा साया दूर से पास आ रहा है। विलेन चिढ़कर गुर्राता है, अरे तुम कौन हो भाई? वो आवाज जवाब देती है, कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो जिन हुई। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मासूम लोगों को लूटो और उनकी जान भी लेने की कोशिश करो? ऐसी बुराई को माफ नहीं किया जा सकता। बिना एक पल की देर किए वो चार्ज करती है। उसकी सटीक तलवार के वार बदमाशों पर ऐसे पड़ते हैं कि उन्हें पलक झपकने का भी मौका नहीं मिलता। चंद लम्हों में उसने सबको ढेर कर दिया। यू जिन हुई अपनी तलवार म्यान में रखती है और थकान भरी आह भरती है। वो डरे हुए गांव वालों को उनका चुराया हुआ चांदी वापस कर देती है। वे गहरे झुककर कहते हैं, धन्यवाद मेरी मालकिन, आपकी वजह से हमारी जान बच गई। यूजिन हुई प्यार से मुस्कुराती है, अरे कोई बात नहीं, अब तुम लोग यहां से जल्दी निकल जाओ। दोनों जल्दी से चले जाते हैं और यूजिन हुई उन्हें दूर जाते देखती रहती है। वो अपनी टोपी उतारती है, पूरी तरह से थक चुकी है, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है। उसका चेहरा दमक उठता है। अच्छा काम करके हमेशा दिल खुश हो जाता है, वो सोचती है। अपने छोटे भाई को याद करते हुए वो बुदबुदाती है, पता नहीं आजकल वो कैसा होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जॉइंट माउंटेन सेक्ट के मार्शल आर्ट्स एक्सचेंज के बाद हुई काउंटी में हैं। एक सराय के अंदर दो लोग बातें कर रहे हैं। पहला आदमी उत्साहित होकर कहता है, उस वक्त वो युवा मास्टर तो एकदम चमकते सितारे की तरह आए थे। उनके दिमाग में यूजिन हुई की छवि कौंध जाती है। उन्होंने गोंगडोंग संप्रदाय की खोई हुई तलवार कला की किताब वापस दिलवाई थी। दूसरा आदमी आंखें फाड़कर पूछता है, सही में वो युवा मास्टर इतने ताकतवर हैं? मैंने सुना है लोग उन्हें जुड़वां तलवार की बिजली बुलाते हैं। बैंगनी चोगे वाला आदमी गर्व से सिर हिलाता है, हाँ यार, उन्हें की वजह से हमारा हुई काउंटी फिर से नया हो गया है। पास बैठे सब लोग सहमति में सिर हिलाते हैं। अचानक पैरों की आहट गूंजती है और कोई अंदर आता है। जी गुआंग हैरान होकर देखता है, अरे ये तो उसकी बेटी सियोरिन है। अपने पिता के सराय में लौटकर वो अदब से कहती है, पिताजी आप ठीक हैं? बेटी को अचानक आया देखकर जी गुआंग पूछता है, अरे तुम यहाँ कैसे? वो जवाब देती है, रास्ते में थोड़ा काम था तो सोचा रुक जाऊं। फिर वो पूछता है, और वो लील सू आजकल कैसा है? पिताजी के लील सू का नाम लेते ही सियोरिन के गाल लाल हो जाते हैं। वो हकलाते हुए कहती है, वो सीनियर ब्रदर, आजकल वो और लंबे दिखते हैं। सीन अब होंगमी के सराय में पहुंचता है। लील सू अंदर आता है और आवाज लगाता है, होंगमी तुम यहीं हो? जिस आदमी से वो प्यार करती है उसे देखकर होंग में खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती। वाकई आप बड़े भाई। जल्दी से चाय परोसी जाती है। होंगमी ने जो हथ इकट्ठा किया था उसे पकड़कर लील सू पढ़ता है और सोचता है, सीनियर ब्रदर को आज़ाद हुए और मार्शल वर्ल्ड में घूमते हुए 1 साल हो गया है। वो बड़े लापरवाह हैं, इसलिए मैं होंगमी से हर जगह की खबरें मंगवाता रहता हूँ। जहाँ तक एम्परर की बात है, खबर कम है, पर मुझे यकीन है कि हमारा मिलने का दिन जरूर आएगा। उसके पास बैठी होंगमी लगातार ली इल्सू के शरीर को निहार रही है, जबकि उसका चेहरा भावहीन है। वो मन ही मन सोचता है, जब से सीनियर ब्रदर गए हैं मुझे अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा है। क्या मैं उनसे थोड़ा जुड़ गया हूं? जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो हैरान हो जाता है। इस बार सीनियर ब्रदर ने सोरेन से लगाई की और जीत भी गए। अब वो सिचुआन से हनान की तरफ जा रहे हैं। उसी वक्त खत में एक अजीब नाम आता है, एक तलवार घुमक्कड़। वो सोचता है, ये कौन है? जहां जहां सीनियर ब्रदर जाते हैं ये हर जगह दिखाई देता है। मार्शल वर्ल्ड में अफवाह है कि एक तलवार घुमक्कड़ नाम की महिला तलवारबाज है जो हर उस जगह पर आती है जहां सीनियर ब्रदर जाते हैं। वो भ्रष्ट अधिकारियों और शैतानी संप्रदायों को सजा देती है। वो जो दौलत लूटती है उसे गरीबों की मदद में लगाती है और उसकी शोहरत पूरे नदियों और झीलों में गूंजती है। ली इल्सू को उस नाम के बारे में उत्सुक देखकर होंगमी उसे चिढ़ाती है। क्या पता युवा मास्टर यू और एक तलवार घुमक्कड़ में प्रेम हो गया हो। ये सुनकर इल्सू का जबड़ा नीचे गिर जाता है। प्रेमी? वो अपनी ठुड्डी सहलाता है और बड़बड़ाता है, अब जब तुमने कहा है तो शक तो होता है। ऐसा लगता है जैसे तलवार संत यूजिन हुई का भविष्य किसी और इंसान में बट गया हो। इल्सू का चेहरा सख्त हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीनियर ब्रदर ने औरत का भेष बदला हो। अचानक वो बीच सोचते सोचते जम जाता है। अगली लाइन पढ़कर उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। सीनियर ब्रदर ने पागल डॉक्टर दांग योंग योंग से दोस्ती कर ली। ये पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। पास खड़ी होंगमी पूछती है, युवा मास्टर आपको क्या हुआ? आप तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे भूत देख लिया हो। पसीना पूछते हुए वो हकलाता है, वो हाँ, एक वजह है।
उसने जोर से तो नहीं कहा, लेकिन उसे याद आया कि दांग योंग योंग वही झोला छाप है जिसने पिछले जन्म में गलती से उसका सबसे कीमती अंक काट लिया और कहा था बस ध्यान करो वापस उग जाएगा। सच में वो पूरी दुनिया का नंबर 1 ठग है। सीन अब एक मिस्टीरियस गुफा में जाता है। अंदर यू जिन हुई अभी नहाकर निकली है। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई हैं और उसके गाल थोड़े लाल हैं। वो सोचती है आखिरकार मैंने शरीर को दोबारा बना लिया। शर्मिंदगी के साथ साथ गर्व भी महसूस करते हुए वो सोचती है अब मेरी ताकत इतनी है कि मुझे किसी की हिफाजत की जरूरत नहीं है। मैं अपने छोटे भाई को खुद बचा सकती हूँ। दूर से दांग योंग योंग अंदर आती है और पूछती है हो गया। यूजिन वी को नए रूप में देखकर वो खुशी से चिल्लाती है बस मेरे छोटे से इशारे से तुम ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक पहुंच गईं, क्या बात है। यूजिन हुई खुशी से मुस्कुराती है जी सिस्टर दांग, जरा मेरी नब्ज तो देखिए। तुरंत बाद दांग योंग योंग ध्यान से उसकी नब्ज चेक करती है। एक पल बाद वो आह भर के कहती है अभी भी बांझ है पहले की तरह। ये सुनकर यूजिन हुई थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है जैसा सोचा था, मैं अभी भी स्वर्गीय बाधा को पार नहीं कर सकती। ये देखकर दांग योंग योंग उसे ढांढस देती है ज्यादा चिंता मत करो सिस्टर यू, एक तलवार घुमक्कड़ के नाम से तुमने हुनान के बदनाम विलन को मार गिराया, फिर तुम बुरी तरह घायल हुई और डॉटिंग झील तक बहकर आ गईं, फिर भी तुमने इतनी जल्दी ठीक कर लिया। वो आंख मारती है और मुस्कुराती है टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, आखिर मैं इस देश की टॉप डॉक्टर हूं, याद है। यूजिन हुई धीरे से आह भरती और कहती है शुक्रिया। यूजिन हुई को इतना विनम्र देखकर दांग योंग योंग हंसती है शुक्रिया किस बात का, मैं तो तुम्हारे स्वर्गीय मार्शल शरीर का अध्ययन करना चाहती थी, तभी तो तुम्हारे साथ हूं, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। दांग योंग योंग आगे कहती है वैसे मैंने सुना है तुम आजकल कहीं सफर नहीं कर रही हो, शाओलिन क्यों नहीं चलती, वहां ड्रैगन फीनिक्स असेंबली होने वाली है, क्या पता सिस्टर तुम जिसे दिल से पसंद करती हो उससे ज्यादा देर होने से पहले मिल सको, तो चलो अभी चलते हैं। ये सुनकर यूजिन वी शर्म से लाल हो जाती है। भावुकता दिखाने पर उसे एहसास होता है तो यूजिन हुई झट से बचाव करती है ऐसी बात नहीं है, बस सीनियर ब्रदर वहां होंगे बस इसलिए। दांग योंग योंग हंसती है हाँ मैं समझ गई, चलो शाओलिन मंदिर चलते हैं। फिर से जुम्मा मंडप में इकट्ठी की गई सारी जानकारी पढ़ने के बाद ली इल्सू माथे पर शिकन लाता है तो सीनियर ब्रदर फिर से उस झोला छाप दांग योंग योंग के करीब जा रहे हैं। वो सोचता है क्या ठग है, लेकिन मानना पड़ेगा उस आदमी की नज़र तो तेज है। इल्सू की दिलचस्पी देखकर होंगमी सुझाव देती है अगर गोंगडोंग हीरो और पागल डॉक्टर दोनों का रास्ता माउंट सोंग और हनान की तरफ जा रहा है तो उन्हें ड्रैगन फिनिक्स असेंबली के लिए ही जाना होगा। ये सुनकर इल्सू संतुष्टि से मुस्कुराता है। वो प्यार से होंगमी का गाल सहलाता है और गर्मजोशी से कहता है हाँ तुम्हारी जानकारी आज बहुत काम आई, तुम्हारा शुक्रिया। खुशी से मुस्कुराते हुए वो आगे कहता है ड्रैगन फिनिक्स असेंबली शुरू होने वाली है, इस सफर में काफी वक्त लग सकता है। मेरे दूर रहने के दौरान मैं हुई काउंटी की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं निंग वाल ह्योंग। जिस आदमी को वो पसंद करती है उसे इतना बड़ा काम मिलने पर निंग वाल ह्योंग की आंखें चमक उठती हैं और वो जवाब देती है जी मैं आपका आदेश मानूंगी। फिर ली इल्सू वहां से चला जाता है। ऊपरी मंजिल से निंग वाल ह्योंग खिड़की से बाहर देखती है और दूर जाते हुए उसकी पीठ को देखती रहती है। उसकी आंखें इंतजार से भरी हैं। निंग वाल ह्योंग मन ही मन सोचती है जितना ज्यादा मैं उन्हें देखती हूं उतना ही मेरा दिल चुराना मुश्किल होता जा रहा है। ली इल्सू की पीठ को देखती हुई आ भयकर कहती है 1 साल हो गया है और सच कहूं तो वो आज भी इतनी बार मुझसे मिलने आते हैं, ये देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। उनके पास बिताए वो पल मुझे बहुत खुशी देते हैं। वह धीरे से बुदबुदाती है काश मैं हमारे बीच की ये छोटी सी दूरी मिटा पाती। अगर यही रफ्तार रही तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होने का मेरा गुरूर तो टूट ही जाएगा। वह हल्का सा मुंह फैलाती है। शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं और वो अपनी उंगली काटते हुए सोचती है फिर भी मेरा मन तो ड्रैगन फीनिक्स सभा में जाने का कर रहा है, पर उन्होंने मुझे वी काउंटी की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल भर जाते हैं। अगर मैंने ये काम दमदार तरीके से पूरा कर दिया तो हो सकता है वो मुझे उस प्यार भरी थपकी से भी बेहतर इनाम दे। युनसी इलैन की छवि उसके दिमाग में कौंधती है। ड्रैगन फीनिक्स सभा का मुझसे एक गिरी हुई औरत से कोई लेना देना नहीं है, पर वो तलवारों की रानी चुड़ैल वहां पक्का होगी। ईर्ष्या से उसकी आंखें जल उठती हैं। उनके आसपास की सारी औरतें इतनी जवान और खूबसूरत क्यों हैं? अब मुझसे ये जलन बर्दाश्त नहीं होती। अचानक एक डाकिया पक्षी नीचे झपटता है जिससे निंग वाल ह्योंग चौंक जाती है। वह उसके पैर से खत लेती है और बुदबुदाती है अरे ही गेट से अभी से संदेश आ गया, क्या नियमित रिपोर्ट का वक्त हो गया है? अंदर लिखी कोई बात उसका ध्यान खींचती है। खत पढ़ने के बाद निंग वाल ह्योंग हल्का सा मुस्कुराती है। वाह क्या सही वक्त है, लगता है खुद ऊपर वाला मुझे आशीर्वाद दे रहा है।
सीन गोंगडोंग संप्रदाय में शिफ्ट होता है, जहां जियान अपने शिष्यों को निर्देश दे रही है। वह कहती है, जैसा मैंने कल कहा था, ये ड्रैगन फीनिक्स सभा सिर्फ हमारे संप्रदाय के शिष्यों के लिए है। ये तुम्हारे लिए मार्शल वर्ल्ड में अकेले घूमने की तैयारी का मौका है। वह आगे कहती है, इसे एक तरह से रिहर्सल समझो। सफर के दौरान बहुत ध्यान से चलना और हद से ज्यादा चौकस रहना। ये सुनकर तीनों शिष्य ली इल सू, स्यामोन चिंग हा और सीओ रिन एक साथ जवाब देते हैं, जी गुरुजी, हम आज्ञा मानते हैं और चलने के लिए तैयार हैं। शाओलिन मंदिर, जो सबसे बड़ा धार्मिक संप्रदाय है, मार्शल वर्ल्ड का उत्तरी तारा है। यह इस युग के महानतम भिक्षुओं का घर है और 9 संप्रदायों और 6 महान कुलों का स्तंभ है। सोंग पर्वत अब चारों दिशाओं से मेहमानों का स्वागत करने के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है। भीड़-भाड़ के बीच स्यामोन चिंग हा उत्साह से कहती है, अरे वाह, कितने सारे लोग हैं। ड्रैगन फीनिक्स सभा की वजह से होगा, है ना? इल्सू सिर हिलाता है, बिल्कुल। वह चलते हुए मन में सोचता है, यह सच में युवाओं का उत्सव है। इतना जोश, इतनी एनर्जी, लोगों का यहाँ आना स्वाभाविक है। अचानक भीड़ में से एक आवाज चिल्लाती है, अरे क्या वो गोंगडोंग के सन की हीरो नहीं है? दूसरी आवाज जवाब देती है, कहाँ कहाँ? इल्सू हल्का सा घबराकर चौंक जाता है। उसके पीछे खड़े 2 आदमी फुसफुसाते हैं, सन की हीरो? अरे ये तो काम वासना वाला हीरो ज्यादा लगता है। सुना है ये हर तलवारबाजी के बाद मजे के लिए विरोधी के कपड़े फाड़ देता है। गुस्से के बजाय इल्सू गर्व से मुस्कुराता है और सोचता है, इन्हें बकवास करने दो। जल्द ही ड्रैगन फीनिक्स सभा में अपमान का ये लंबा दौर खत्म हो जाएगा। उसकी उस घमंडी मुस्कान को देखकर स्यामोन चिंग उसकी पीठ पर जोरदार थप्पड़ मारती है। मैंने तुमसे कहा नहीं था, इस तरह मुस्कुराना बंद करो। ये तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसके थप्पड़ से इल्सू की पीठ पर लाल निशान पड़ जाता है, जिससे वो सिसकते हुए विरोध करता है। थोड़ा मुस्कुराने में क्या दिक्कत है? बताओ जूनियर सिस्टर, क्या मेरी मुस्कान सच में इतनी बुरी है? दोनों को झगड़ते हुए देखकर सियोरन शर्मा जाती है और धीरे से कहती है, मुझे लगता है सीनियर ब्रदर की मुस्कान काफी प्यारी है। ये सुनकर इल्सू खुशी से चमक उठता है। देखा, हारिन भी कह रही है कि उसे पसंद है। पर अचानक पास से आई एक जोरदार आवाज से तीनों का ध्यान भंग हो जाता है। अरे सीरियसली, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो? पता चला साबिन भी वहीं थी। वह किसी आदमी से बहस कर रही थी, तो तीनों ये देखने के लिए मुड़ते हैं कि क्या हो रहा है। साबिन के उसे हटाने की कोशिशों के बावजूद वह आदमी फ्लर्ट करता रहा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे मेरी मालकिन, ऐसे मत करो, चलो एक साथ खाना खाते हैं। मैं नामोंग चंगक तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना? ध्यान से देखने पर इल्सू उसे पहचान जाता है और बुदबुदाता है, ये तो नामोंग कबीले का फ्लर्ट करने वाला युवा मास्टर नामोंग चंगक है। उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म में भी यह आदमी ठीक इसी तरह बेशर्मी से साबिन का पीछा करता था। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। साबिन ने शक्ति से उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, बस अब बहुत हो गया। वो तीनों की तरफ मुड़ती है और इल्सू को देखकर उसे ऐसी राहत मिलती है जैसे उसने अपने उद्धारक को देख लिया हो। उसने तेज आवाज में नामोंग चंगक से कहा, माफ करना, पर मुझे जरूरी काम है। और फिर वह तेजी से मुख्य किरदार की तरफ बढ़ती है। बिना हिचकिचाए उसने खुद को इल्सू की बाहों में झोंक दिया। अभी भी परेशान इल्सू ने उसे कहते सुना, मेरे हितैषी, आप आखिरकार आ गए। ये देखकर नामोंग चंगक जम जाता है। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगता है और वह हकलाते हुए कहता है, हितैषी, हितैषी। साबिन को इल्सू के गले लगाते हुए देखकर स्यामोन चिंग और सियोरिन दोनों हैरानी में चिल्लाते हैं, अरे ये क्या चल रहा है? इल्सू अजीब से उसके चेहरे को दूर धकेलता है। अरे तुम ये क्या कह रही हो? साबिन तेजी से फुसफुसाती है, बस मेरा साथ दो। अगर तुम उस चिपकू जॉन्ग से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो यही एक रास्ता है। जबकि नामोंग चंगक हक्का बक्का खड़ा था, साबिन ने जोरदार तरह से आवाज लगाई, युवा मास्टर नामोंग, मेरे पास अब तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, जाओ वापस। हताश होकर नामोंग चंगक विरोध करता है, मेरी मालकिन, क्या आप मेरी सच्चाई नहीं देख सकती? आपने आज तक किसी मर्द को स्वीकार नहीं किया, आप मुझे ऐसे धोखा कैसे दे सकती हैं? साबिन को अब जो गुस्सा आ गया था दहाड़ती है, और तुम अपने आप को कौन समझते हो जो ये तय करोगे? हाँ? इससे नामोंग चंगक तुरंत चुप हो जाता है। वह स्तब्ध खड़ा था, बिल्कुल निशब्द। फिर वह इल्सू और साबिन के पास आता है और कहता है, ठीक है, लगता है हम पहली बार ठीक से मिल रहे हैं। उसने शिष्टता से अपना परिचय दिया, आपसे मिलकर खुशी है युवा हीरो, मैं नामोंग कबीले का नामोंग चंगक हूँ। जाहिर तनाव के बावजूद वह बोलता रहा, पहली मुलाकात में मेरी अशिष्टता को माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों सच में प्यार से बंधे हुए हैं? ये सुनकर इल्सू घबराकर अपना गाल खुजाता है और इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए जवाब खोजने में अपना दिमाग लगाता है।
इल्सु मन ही मन सोचता है, क्या पेचीदा स्थिति है। साबिन के नजरिए से वो नामोंग चंगक जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को सीधे मना नहीं कर सकती, लेकिन उसे लुभाकर भी कोई फायदा नहीं है। फिर वह हाथ हिलाकर समझाता है, लगता है इस दुर्विधि को गलतफहमी हुई है, हमारे बीच कोई गंभीर संबंध नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह सुनकर नामोंग चंगक का आत्मविश्वास वापस आ जाता है और वह जवाब देता है, तो शायद आप इस महिला को मुझे सौंप सकते हैं, मेरा अभी भी उनसे कुछ काम बाकी है। लेकिन इल्सु का जवाब उसे थप्पड़ की तरह लगता है। मुझे अफसोस है, पर यह संभव नहीं होगा। इल्सु आह भरकर कहता है, जब तक तुम्हारे अंदर वह घमंडी रवैया है, वह दिन कभी नहीं आएगा जब वह तुमसे प्यार करेगी, तो यहीं रुक जाओ। वह दिन कभी नहीं आएगा जब वह मुझसे प्यार करेगी? क्यों नहीं? नामोंग चंगक चिल्लाता है और उसकी गर्दन की नसें तन जाती हैं। साबिन तानकर कहती है, तुम्हारी तुलना में मैं अपने यितैशी, जो हमारे संप्रदाय के युवा मास्टर हैं, उन्हें कहीं ज्यादा पसंद करती हूँ। नामोंग चंगक बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या इस युवा हीरो ने अभी ये नहीं कहा था कि यह सब गलतफहमी है? तो फिर तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? इल्सु शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि तुम इस महिला को असहज महसूस करा रहे हो। मैं चुपचाप खड़े होकर ये देख नहीं सकता। दूर से इस हंगामे ने पहले ही भीड़ इकट्ठा कर ली थी। नामोंग चंगक अपनी ठुड्डी सहलाता है और कहता है, आह, तो ऐसी बात है। फिर वह आत्मविश्वास से मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चुनौती की चमक है। ली इनसु, क्या तुम ड्रैगन फीनिक्स सभा से पहले भोज में मुझसे तलवारबाजी करने की हिम्मत करोगे? मैं तुम्हें हराकर उसके प्रति अपनी सच्ची भक्ति साबित करूंगा। इल्सु सोचते हुए अपनी ठुड्डी रगड़ता है, तो तलवारबाजी? क्या सही वक्त है। मुझे सन की किरीन के उस शापित खिताब को मिटाने के लिए एक प्रतिद्वंदी चाहिए था। लगता है किस्मत मेरे साथ है। वह शैतानी तरह से मुस्कुराता है, अब तो तुम गए काम से, घमंडी बेवकूफ, हा हा हा। भीड़ के कोसने के बावजूद नामोंग चंगक अभी भी गर्व में देखकर इल्सु सोचता है, इसे अय्याश कहना भी मेहरबानी होगी। अगर मैंने इस वासनाग्रस्त मूर्ख को हरा दिया तो मेरी शौहरत पक्का बढ़ जाएगी। ये सोचकर वह तुरंत चुनौती स्वीकार कर लेता है। उसके पीछे साबिन इसके इस फैसले से हैरान दिखती है। इल्सु यह भी कहता है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम इस महिला को फिर कभी तंग नहीं करोगे। नामोंग चंगक घमंड से मुस्कुलाता है, हाथ जोड़ता है और कहता है, मंजूर है, भोज में मिलते हैं। फिर वह पलटकर चला जाता है। साबिन का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है और शर्मीलेपन से झुककर कहती है, शुक्रिया। अचानक उनके पीछे से एक आवाज आती है, ठस्क ठस्क ठस्क, बढ़िया किया। तस्क तस्क, वाह बेटा, बहुत बढ़िया किया मेरे प्यारे जूनियर। इल्सु के सामने एक जानी पहचानी सूरत आती है। वो चौंक जाता है। ये तो उसके सीनियर यू जिन वी हैं और उनके साथ डैंग योंग योंग भी हैं। अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर यू जिन वी माथे पर शिकन लाती हैं और पूछती हैं, इस यूटे के लिए तलवारबाजी? क्या चल रहा है ये सब जूनियर भाई? दोनों के अचानक आ जाने से माहौल और भी अटपटा हो जाता है। डैंग योंग योंग हाथ पर हाथ रखकर चिढ़ाते हुए कहती हैं, कितने साल बाद मिले हैं और तुम्हारी एंट्री ऐसी होती है? सही में तुम्हें मूड खराब करना खूब आता है ना? उनकी ये अदा देखकर इल्सु हैरान होता है। वो मन में सोचता है, सीनियर, इनकी उम्र तो स्वर्ग की नियति की है, फिर भी मुझे जूनियर भाई बोलती हैं। सबकी उलझन देखकर यू जिन वी तुरंत समझाती हैं, सुनो, मैं मिलवाती हूँ। ये वो हैं जिनसे मैं मार्शल वर्ल्ड के सफर में मिली थी। तब से ये मेरी साथी हैं, स्वर्ग की नंबर 1 डॉक्टर, सीनियर डैंग योंग योंग। ये सुनकर इल्सु आदर से हाथ जोड़ता है। आपसे मिलकर सम्मान हुआ सीनियर डैंग। नमस्ते करते हुए वो अकेले में सोचता है, डी योंग योंग, ये सिचुआन टैंग कबीले के मुखिया डैंग जिन की बड़ी बहन है। ये सीनियर भाई का पीछा ऐसे हर जगह क्यों कर रही हैं? उसका विनम्र लहजा देखकर डैंग योंग योंग गर्व से हंसती है। अच्छा अच्छा युवा, क्या तुम अफवाहें उड़ने से पहले ये सारा माजरा नहीं समझाओगे? इल्सु तुरंत मैं मासूम हूं वाले मोड में आ जाता है और साबिन की तरफ इशारा करके कहता है, सही, सीनियर भाई प्लीज गलत मत समझना। मिस साबिन और उस नामोंग वाले के बीच झगड़ा हो रहा था और मैं गलती से बीच में फंस गया। अपने सीनियर की बात सुनकर यू जिन वी प्यार से मुस्कुराती हैं। उनके गाल थोड़े लाल हो जाते हैं और वो कहती हैं, अच्छा ऐसी बात है। फिर बिना किसी चेतावनी के वो आगे बढ़कर अपने जूनियर को कसकर गले लगा लेती हैं। वो कहती हैं, मैंने तुम्हें बहुत याद किया जूनियर भाई। हैरान होकर इल्सु मुश्किल से जवाब दे पाता है, और मैंने भी आपको बहुत याद किया सीनियर। यू जिन वी संतुष्ट होकर मुस्कुराती हैं और धीरे से फुसफुसाती हैं, जूनियर भाई, मैं आखिरकार ट्रांसफॉर्मेशन रीम तक पहुंच गई हूं। फिलहाल ये बात हम दोनों के बीच ही रखना। ये सुनकर इल्सु दंग रह जाता है। वो मन में सोचता है, क्या 17 साल की उम्र में ही ट्रांसफॉर्मेशन रीम तक? ये तो तलवार संत यू जिन वी से भी तेज है।
दोनों बातें करते रहते हैं। यू जिनवी कहती हैं, इस 1 साल में मैंने हमारे संप्रदाय की मार्शल टेक्निक्स को थोड़ा बेहतर बनाया है। मैं तुम्हें सराय में बाद में सिखाऊंगी। इल्स जवाब देता है, शुक्रिया सीनियर भाई, आपकी इस महान उपलब्धि पर बधाई हो। अचानक युन सी इलान जोर से बोलती हुई प्रकट होती है, जिससे सबका ध्यान उधर चला जाता है। अरे साबिन, तुम भी यहीं हो? वो थोड़ा शर्माती है क्योंकि वो इल्सू की तरफ मुड़ती है और कहती है, काफी वक्त हो गया मेरे हितैषी। ये देखकर साबिन जल्दी से अपनी मालकिन की तरफ दौड़ती है, जबकि डैंग योंग योंग की आंखें उत्सुकता से युनसी इलान की तरफ मुड़ जाती हैं। डैंग योंग योंग को पहचानकर युनसी इलान हैरानी से चिल्लाती हैं, सिस्टर डैंग, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डैंग योंग योंग माथे पर शिकन लाती हैं, अरे तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे सिस्टर कहने की? मैं तलवारों की रानी की बहन नहीं हूँ। ठीक है। वो यूजिनवी की तरफ मुड़कर प्यार से शिकायत करती हैं, है ना भाई? यूजिनवी अपना सिर खुजाती हैं, वो पूरी तरह से घबरा गई थीं। ये देखकर युनसी इलान चिंता से फुसफुसाती है, सिस्टर डैंग देखिए, युवा मास्टर यू घबरा रहे हैं, शायद उन्हें अब और ज्यादा मत चिढ़ाओ। डैंग योंग योंग रूठकर मुंह फेर लेती हैं, खैर ये सच है, मैं उनकी बहन वैसे भी नहीं हूं। फिर युनसी इलान इल्सू की तरफ देखती है और कहती है, तो हितैषी, आप भी ड्रैगन फीनिक्स सभा के लिए आए हैं? वो जवाब देता है, हाँ सही कहा, वैसे तलवारों की रानी अभी कहाँ हैं? वो जवाब देती हैं, मेरा इरादा शाओलिन मंदिर के गेस्ट हाउस में आराम करने का है। ये सुनकर इल्सू सोचता है, हुंगहोंग जैसा बड़ा संप्रदाय अपनी खुद की जगह के बजाय शाओलिन के गेस्ट क्वार्टर्स में रुक रहा है। अजीब है, पर फिर हुंगहोंग संप्रदाय पिछले 1 साल से पुनर्गठन कर रहा है, शायद आंतरिक मामले ज्यादा होंगे जिनसे निपटना होगा। वो विनम्रता से हाथ जोड़कर कहता है, हम भी शाओलिन गेस्ट हॉल में ही ठहरेंगे। तलवारों की रानी के नजदीक रहना बहुत बड़ा सम्मान है। युनसी इलान हल्का सा शर्माती हैं और जवाब देती हैं, नहीं, हितैषी के पास रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। फिर वो मुस्कुराते हुए साबिन के साथ चली जाती हैं। तो हितैषी, पहाड़ की चोटी पर मिलते हैं। इल्सू जवाब देता है, हाँ वहां मिलते हैं। सीन शाओलिन मंदिर गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता है, जहां बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठे हुए हैं। सब अपना नाम दर्ज कराने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। जब उनकी बारी आती है तो एक सीनियर भिक्षु उनका स्वागत करता है। अमिताभ, आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि माननीय अतिथि कहां से आए हैं? आदर से झुककर इल्सू जवाब देता है, मैं गोंडोंग संप्रदाय का ली इल्सू हूं। ये मेरे सीनियर और जूनियर शिष्य हैं। ये सुनकर भिक्षु हैरानी में खड़ा हो जाता है। आह, गोंडोंग संप्रदाय के युवा हीरो ली और यू। हाँ, कृपया करके एक पल इंतजार करें, एबट ने निर्देश दिया था कि आपके आते ही हमें तुरंत सूचित करना है। इल्सू उलझन में पल के झपकाता है, एबट ने आदेश दिया था? कहीं ये... जल्द ही एक और भिक्षु आता है और कहता है, अमिताभ, ग्रैंड मास्टर गोंडोंग संप्रदाय के दोनों युवा हीरों से मिलना चाहते हैं। इल्सू यूजिनवी की तरफ मुड़कर कहता है, ग्रैंड मास्टर वांजुक हम दोनों से मिलना चाहते हैं। वो मन में सोचता है, मेरे पिछले जन्म में मैं ग्रैंड मास्टर वांजुक से कभी नहीं मिला, और अपनी शक्ति की चोटी पर पहुंचने के बाद उन्होंने तलवार संत यूजिनवी के लिए अपना सर्वोच्च धार्मिक मास्टर का अपना खिताब छोड़ दिया था, इससे पहले कि वे एकांत में चले गए। फिर उन दोनों को एक गुफा में ले जाया जाता है, जहां एक भिक्षु घोषणा करता है, ग्रैंड मास्टर वांजुक, गोंडोंग संप्रदाय के दोनों युवा हीरो आ गए हैं। अंदर से एक गहरी आवाज गूंजती है, अंदर आओ। यूजिनवी असहज दिखती हैं और इल्सू की तरफ मुड़ती हैं, जूनियर भाई मेरा हाथ पकड़ो। इल्सू मन में सोचता है, हे भगवान, ये सच में मुझे बच्चे की तरह व्यवहार करती हैं। फिर भी वो आज्ञाकारी होकर हाथ थाम लेता है। दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। एक हल्की रोशनी उन्हें अंदर का रास्ता दिखाती है। एक शांत आवाज उनका स्वागत करती है, अमिताभ, ये विनम्र भिक्षु वांजुक है। उनके सामने एक चाय की मेज के पास एक गंभीर महाभिक्षु बैठे थे, जो उन्हें आमंत्रित करते हैं, प्लीज युवा हीरो बैठिए। दोनों तुरंत आदर से झुकते हैं। यूजिनवी बोलती हैं, धार्मिक मार्ग को रोशन करने वाली मशाल अतुलनीय शक्ति के ग्रैंड मास्टर से मिलकर ये हमारा सम्मान है। मैं गोंडोंग संप्रदाय की यूजिनवी हूं। ली इल्सू उनका पीछा करते हैं, और मैं ली इल्सू हूं। बुजुर्ग भिक्षु हंसते हैं, ग्रैंड मास्टर तो बस एक खोरा खिताब है जो दुनिया ने मुझे दिया है। मैं इतने होनहार युवा हीरो से ऐसी प्रशंसा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्लीज आराम से बैठिए। चाय डालते हुए वे कहते हैं, ये चाय मैंने खुद लगाई और तोड़ी है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों को ये पसंद आएगी। यूजिनवी उत्सुकता से पूछती हैं, मास्टर, क्या मैं जान सकती हूं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? भिक्षु जवाब देते हैं,
मैं 10 साल पहले गोंडोंग संप्रदाय का एक कर्ज चुकाने चाहता हूं। फिर मेज पर एक पुरानी किताब रखते हैं। यू जिनवी उसे हैरानी से उठाती हैं। ये तो प्राथमिक विनियमावली है, हालांकि ये केवल आधा पाठ है। ग्रैंड मास्टर वांजुक सिर हिलाते हैं और समझाना शुरू करते हैं। 10 साल पहले जब मैं गोंडोंग संप्रदाय में आया था तो खूनी लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। शैतानी पंथ सब कुछ लूट और नष्ट कर चुका था। केवल ये नियमावली बची थी। शायद ईश्वर को दया आई थी। प्राचीन शास्त्र को देखकर इल्सू मन में सोचता है, अब जाके उन्होंने इसका जिक्र किया। गुजर जाने के पहले वर्तमान संप्रदाय प्रमुख के मास्टर बीकोन ने ग्रैंड मास्टर वांजुक के साथ एक समझौता किया था कि जब तक गोंडोंग संप्रदाय पूरी ताकत हासिल नहीं कर लेता, ग्रैंड मास्टर वांजुक प्राथमिक नियमावली को अमानत के तौर पर सुरक्षित रखेंगे। ग्रैंड मास्टर वांजुक जारी रखते हैं, मेरे निर्णय में गोंडोंग संप्रदाय अब इतना मजबूत हो गया है कि वो इस कला को संभाल सकता है। मैं आखिरकार उस कर्ज को चुकाना चाहता हूं जो इतने सालों से मेरे दिल पर बोझ बना हुआ था। ये सुनकर यूजिन भी गहराई से झुकती हैं और आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। सब कुछ देखते हुए इल्सू सोचता है, ये सच में खुशी का पल है। भले ही केवल आधी नियमावली बची हो, सीनियर भाई इसे पूरी तरह से बहाल करने में जरूर सक्षम होंगे। ग्रैंड मास्टर वांजुक पर नजर डालते हुए वो हैरान होता है, पर अगर ये केवल नियमावली वापस करने की बात थी तो मुझे साथ क्यों बुलाया गया? जैसे ही संप्रदाय से जुड़े मामले निपट गए, वांजुक ने यू जिनवी को पहले बाहर जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उन्हें इल्सू से अकेले में कुछ बात करनी है। अब ली, इल्सू और ग्रैंड मास्टर वांजुक अकेले हैं। यूजिन ही ने पहेली की तरह सिर झुकाया। अकेले में बात? मास्टर ने प्यार से मुस्कुराया। ये तलवारों की रानी से जुड़ा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस युवा मास्टर ली से 2 बातें करना चाहता हूं। यूजिन ही को बेचैनी तो हुई, पर वो सहमत हो गई और वहां से चली गई। जैसे ही वो जाने लगीं, उन्होंने पीछे मुड़कर इल्सू को आवाज की तरंग भेजी, वॉइस ट्रांसमिशन। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो फौरन मुझसे राब्ता करना जूनियर भाई। इल्सू ने मन ही मन आह भरी। हद से ज्यादा चिंता करती हैं। हालांकि अजीब बात है कि मुझे बुरा नहीं लगता। यूजिन ही के जाने के बाद वांजुक ने कहा, युवा मास्टर ली, तलवारों की रानी ने जिक्र किया था कि आपने हुनहोंग संप्रदाय से ब्लड कल्ट को खत्म करने में मदद की थी। ये सुनकर इल्सू का चेहरा थोड़ा तन गया। उसने जबरदस्ती एक विनम्र मुस्कान लाई और कहा, मैं श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। ग्रैंड मास्टर ने हंसते हुए अपनी चाय की प्याली नीचे रख दी और कहा, तो मुझे बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है? इस सवाल ने इल्सू को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। वांजुक ने आगे कहा, स्वर्ग पृथ्वी की भावना के जरिए मैं इसे साफ देख सकता हूं। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर स्वर्ग को चुनौती देने वाला तेज है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनकी आवाज ताकत से भरी थी। तो इस बूढ़े भिक्षु से सच कहो। ग्रैंड मास्टर वांजुक ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनकी नजर एक तेज तलवार की तरह थी। युवा मास्टर ली, तुम सच में कौन हो?